अभिभावक और अध्यापक को ही करना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा भी अपनी पात्रता के साथ आता है ना। हमको तो बस पहचानना है, ठीक है ना। अपने को बस पहचानना है और जो उनको ज्ञात नहीं है वो हमको उनको देना है, ठीक है ना। तो अगर अपन चेतना विकास मूल्य शिक्षा को देखने जाते हैं तो चूंकि कुछ नए भी भाई बहन है, इसलिए फिर मैं उसको उस तरह से भी, मेरे को पता है कि पता है आप लोग को, पर फिर भी उस बात को वापस वैसे रखती हूँ मैं, है ना। चेतना विकास मूल्य शिक्षा का पेन फीकी है क्या? पेन में थोड़ी स्याही है, ब्लैक ले लूं क्या मैं? कौन सा ले लूं? ब्लैक ले लेते हैं। चेतना विकास मूल्य शिक्षा, है ना, ये बोलने में एक साथ आता है, पर इसको अगर हम देखने जाते हैं ना अलग अलग, जैसा हम लोगों को समझाया गया है, समझ में आया है कि मूल्य आधारित शिक्षा जिससे चेतना का विकास हो, है ना। मतलब मूल्य आधारित शिक्षा जिससे चेतना का विकास हो। तो मूल्य आधारित शिक्षा में अगर हम चाहते हैं कि मानव तैयार करना है हमको, है ना, मानव में मानवीयता को स्थापित करना है, तो मानव मूल्य ही उसका आधार है। मानव मूल्य के साथ जब हम शिक्षा देंगे तो चेतना का विकास होगा, है ना। तो यहाँ पर है धीरता, वीरता, उदारता, ये अभिभावक और अध्यापक का आचरण है। धीरता, वीरता, उदारता। जब अभिभावक और अध्यापक इन मूल्यों के साथ शिक्षा देते हैं तब चेतना का विकास होगा, है ना। अगर हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो चेतना विकास नहीं होगा, है ना। क्योंकि चेतना विकास का मतलब है आचरण का स्थापित होना, और आचरण आचरण के द्वारा ही स्थापित होता है ना। तो प्रवृत्ति परिमार्जन हो जाएगा, है ना, पर आचरण स्थापित नहीं होगा। मतलब कुछ बेहतर करने लगेंगे, कुछ अच्छा बोलने लगेंगे, कुछ छोटी मोटा काम करने लगेंगे, ये सब हो जाएगा, है ना। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए ना अभिभावक और अध्यापक को यहाँ आना ही होगा, है ना। मतलब ये बात हमारे अंदर ना जितनी दृढ़ होगी उतना हम बच्चों पर तो ध्यान देंगे, पर बच्चों से ज्यादा हम खुद पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। अगर हमारे को लक्ष्य तय है तो जब हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो प्राय हम बच्चों को ज्यादा फोकस कर लेते हैं, है ना। और हमको तो लगता है हमको तो आता ही है, पढ़ाना है, पढ़ा ही लेंगे और पढ़ा भी लेंगे। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य चेतना विकास है तो हमको धीरता, वीरता, उदारता को तो पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर धीरता, वीरता, उदारता नहीं है तो बच्चों में चेतना विकास नहीं होगा। वो कुछ अच्छा कर लेंगे, इसमें नो डाउट, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा तो है नहीं, है ना, कुछ मिलेगा ही उनको, पर उससे हम अगर खुश हो जाएंगे तो हम फिर इधर ध्यान नहीं देंगे। तो अच्छा दिखना और अच्छे होने को भी हमको मूल्यांकन करते रहना पड़ेगा कि जो अच्छा दिख रहा है वो अच्छे होने तक पहुंचेगा कि नहीं। तो कुछ साल तक आपको दिखेगा कि बच्चा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छी भाषा बोल रहा है ना। लेकिन आपके आचरण से यदि वो चीज नहीं गई तो आचरण में तो नहीं आएगी उसके। तो अगर हम सबसे पहला मूल्य लेते हैं धीरता, है ना, तो आप लोग क्या समझते हो धीरता के बारे में? जो भी अपनी अपनी एक लाइन बता सकते हो, धीरता को आप लोग कैसे वो करते हो? धीरता किसको बोलोगे? बताओ मंजू दीदी। हाँ, धैर्य को कैसे देखते हो?
अगर माइट भी रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है, अगर हो तो कोई। धैर्य को हम कैसे देखते हैं? जी। तो जैसे ही हम क्लास में प्रस्तुत होते हैं, तो अपने में पहले तो अपने में ही ज़्यादा ही अभ्यास करना पड़ेगा। तो क्लास में जब हम प्रस्तुत होते हैं तो कई प्रकार के बच्चे मिलते हैं हमको, है ना, कुछ शांत कुछ उद्दंड बच्चे। तो उन बच्चों को देख के मतलब कभी कभी तो गुस्सा भी आने लगता है, लेकिन उस गुस्सा को थोड़ा बहुत कंट्रोल तो करना पड़ता है और उसको प्यार से समझाना पड़ता है। तो ये मेरे हिसाब से धैर्य अपने में बना के, ऐसा मुझे समझ में आया। हाँ, नहीं ठीक है ना। देखो हम सब अभी प्रोसेस में ही है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे उसको समझेंगे वहां पहुंचेंगे। आप कैसे समझते हो? बल्कि इससे ना सबका खुलेगा ही कि एक्चुअल में हम धीरता को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, है ना, और पकड़ेंगे फिर। धीरता मेरे हिसाब से, जैसा कि दीदी जी ने बताया, कुछ बच्चे तो शांत बैठ जाते, पर कुछ को बैठो बेटा जी नहीं बैठूंगा, खा लो बेटा जी नहीं खाऊंगा, लिखिए बेटा जी नहीं लिखूंगा। तो उस वक्त थोड़ा सा आता है गुस्सा, पर उसी समय अपने धैर्य की परीक्षा ही रहती है, समझिए। उसको बहुत प्यार से टैकल करना पड़ता है उस वक्त। और जब वो नहीं करता है तो फिर उन्हें छोड़ देते, ठीक है जब आपका मन करेगा बेटे जी आप खाइएगा। बस क्रोध को नियंत्रण करना, आई थिंक सो, ऐसा मुझे लगता नहीं, बढ़िया है ना। है। और कोई बताना चाहेगा? धैर्य को आप कैसे, धीरता को आप कैसे देखते हो, है ना? हाँ, जैसे, हाँ मतलब अब ना वही ठीक है। देखो परंपरा से हम यही समझते आए हैं, है ना, कि भी धैर्य का मतलब है कि अपने आप में धैर्य बना के रखना, है ना, अपने गुस्से को शांत रखना, रिएक्शन नहीं करना, ठीक है। ऐसा ही हम लोगों की सूचना में था, तो हम सब ने वैसा ही प्रयास किया था। अब अगर दर्शन के प्रकाश में ना हम इसको जब समझने जाते हैं ना, तो ये बच्चों को देखने के आधार पर नहीं है। बच्चे चाहे कैसे भी हो, है ना, मतलब चंचल भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना धीरता एक समझ की बात है, ठीक है। अगर मेरे को पता है कि धीरता क्या है, तो धीरता ना, अगर हमको वो एक प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, अगर वो हमको पता है ना, तो हमको अपने अंदर धीरता लाना नहीं पड़ता, वो धीरता आती है, ठीक है। अगर हमको पता है कि ये बच्चा है, इसको क्या चाहिए और मेरे को इसको कहाँ पहुंचाना है, अगर ये मेरे को पता है तो धीरता हमारे में आती है ना। जैसे धीरता को बोलते हैं न्याय के प्रति निष्ठा, है ना, न्याय के प्रति निष्ठा, ठीक है। अब यदि मुझे ये ध्यान में है, यहां पर अपन न्याय लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक अध्यापक का और अभिभावक का कि भाई धीरता पूर्वक हमको। अब हम देखते हैं कि बच्चे में क्या चीज है ना। तो बच्चे में हम देखते हैं कि मानव संतान में जन्म से ही न्याय का याचक है। क्या है? न्याय का याचक है, सत्य वक्ता है और सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है। ये शब्द हम बहुत बार सुनते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ना इसको हमारे अंदर हमको बैठाने की जरूरत है। ये जितना बैठेगा उतना हम ये करने के लिए प्रेरित होंगे। हमारा न्याय कहाँ छूटता है? जब हमको सामने वाले पे भरोसा नहीं होता है, हमको लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं समझेगा, नहीं है। अगर हमको ये समझ में आ जाएगा ना कि वो न्याय का याचक है, तो न्याय पूर्वक ही नियंत्रित होगा वो। बस इस भाग को हमको समझना है ना, कि बच्चा न्याय का याचक है। वो जब भी नियंत्रित होगा तो न्याय पूर्वक ही होगा।
है ना। चाहे वो कितनी भी संख्या हो, चाहे उसमें से कितने ही बच्चे चंचल हो, मतलब जब भी मानव में नियंत्रण आएगा ना, वो न्यायपूर्वक ही आएगा। अब इसके लिए अगर ये बात हमारे अंदर बैठ जाएगी ना, फिर वो टीचर की एक्टिविटी अंदर की क्रिएटिविटी काम आती है। क्योंकि अब अगर हमको पता चल गया है ना कि हमको बच्चा न्याय चाहता है और हमको न्यायपूर्वक प्रस्तुत होना है, तो अब हमको अपने अंदर तैयारी होती है कि मतलब मैं बच्चों के साथ कैसे जीऊं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं। क्योंकि आपको हर बच्चे का पता होता है, ये आएगा तो ऐसा करेगा, वो पहले टिफिन खोल लेगा, वो बॉटल को फेंक देगा, वो एक दूसरे को मारेगा। हमारे चित्रण में सब बच्चे आ जाते हैं, है ना। हर दिन हमको अपने अंदर तैयारी करनी है कि वो जो बहुत जिसको हम उद्दंड बोल रहे हैं उसके साथ मैं कैसे न्याय कर पाऊंगी, है ना। मैं उसके साथ कैसे न्याय, मैं उसके साथ कैसे व्यवहार करूं, मैं उसके साथ कैसे व्यवहार करूं, है ना। क्योंकि सबसे पहले तो मित्रता बनाने वाली बात है बच्चों के साथ, स्नेह संबंध, है ना। तो अब ये अब हमारा पुरुषार्थ है कि हमको मेहनत ये करनी है कि हम कैसे, मतलब क्या बात बोलूं कि वो बच्चे को ये बात ऐसी हो जाए, कैसे करूं, क्या चीज करूं। तो ये हमको सोचना पड़े। ये तभी सोच पाएंगे जब हम भी न्याय के प्रति निष्ठान्वित है और ये पता है कि बच्चा न्याय का याचक है। तो ये चीज हमारे अंदर कितनी स्थिर हुई है, पहले इसका स्वमूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये दो बात स्थिर नहीं है तो हम एन कैन प्रकरण उनको नियंत्रित करते हैं और वहां न्याय घटित होता नहीं है। तो वहां मेहनत ज्यादा होती है, आप भी परेशान होते हो, बच्चे भी परेशान होते हैं। तो ये कितना स्मरण में रहता होगा, मतलब कितना परसेंटेज कि भाई मेरी न्याय के प्रति निष्ठा है और बच्चा न्याय का याचक है ना। कितना परसेंट वो बना रहता होगा और कितना परसेंट ये रहता होगा कि कैसे संभालूं इनको, है ना। मतलब वो कैसे आ गया, मतलब यहाँ हिला हुआ है कुछ, नहीं तो पता होता कि न्याय से संभलेंगे। तो क्या लगता है, स्थिर है अभी? क्योंकि अध्ययन का मतलब यही है ना, कि हमको ना बालक का मूल स्वभाव समझ में आ जाए कि उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है ना, और हमको क्या देना है ये समझ में आ जाए। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो न्याय के प्रति निष्ठा को जांचना ज्यादा जरूरी है अभी। वो तो है ही, है ना, हमारी न्याय के प्रति निष्ठा कितनी है। तो इससे फिर धीरे धीरे, तो उसके लिए ना हमको बहुत सारे संवाद तैयार करने होंगे। बहुत सारे, हमको ऐसा लगेगा कि ये बैठ के नहीं पढ़ पा रहा है तो हम इसको कुछ और तरह से पढ़ा ले, है ना। क्योंकि आप क्लास 2 तक के बच्चों के लिए आपको बहुत चीज सोचनी पड़ती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपका बैठ के ही सुने, है ना। कितनी देर बैठ सकते हैं ये आकलन भी हमारे पास होने की जरूरत है। अगर हमको लग रहा है कि कोई बच्चा नहीं बैठ पा रहा है ना, और या इतना है, तो उस समय भी स्वविवेक से निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी। तो यंत्रवत नहीं चल सकते। अगर हमको चेतना विकास देना है तो चेतना विकास में यंत्रवत क्लास नहीं चला सकते हम, है ना। आप कभी कुछ सोच के आए हो कि आज तो मैं ये पढ़ाऊंगी, पर आपको लग रहा है कि आज तो संवाद करना जरूरी है, आपको लगता है कि आज तो थोड़ा इनको खिलाना जरूरी है। तो हो सकता है कि आपकी आज की क्लास आपको कल करनी पड़े, करना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी, है ना। तो न्याय को अगर हम पकड़ लेंगे ना, न्याय के प्रति निष्ठा को, तो न्याय ना व्यवहार में बच्चों को दिखाई देता है। ठीक है, तो न्याय को अगर हम इस थोड़ा सा कुछ लाइनों में बोले तो मतलब बच्चे ना खुश होना चाहते हैं। ठीक है, अभी उनको नहीं पता है कि उनको खुश कैसे होना है। ठीक है ना। तो वो जो भी कर रहे हैं उसी में जुड़ते हुए उनको दिशा दे देना, है ना। उनसे बात करते हुए, संवाद करते हुए, जैसे ही आप बोलेंगे ना ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, तो उनके लिए वो क्लास बोरिंग होने लग जाएगी, है ना। ये करो, ये मत करो, तो ये करो, ये मत करो में न्याय घटित नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं आदेशात्मक हो जाता है ना।
तो आप लोग सब करते ही होगे, पर जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे ना उतना हमारे में ना धैर्य आएगा। न्याय को अगर हम पकड़ लेंगे ना तो हम परेशान नहीं होएंगे। ठीक है, अगर हम परेशान हो रहे हैं तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं अभी है ना न्याय के प्रति निष्ठा स्थिर नहीं हुई है। लेकिन हमारी भी नहीं हुई है, पर एक बार बात बता रही हूँ कि ये समझ में आ रहा है कि न्याय के प्रति निष्ठा अगर स्थिर हो जाएगी ना तो हम परेशान नहीं होते हैं, है ना, फिर हमारे लिए वो एक अवसर होता है। ठीक है ना, तो ये दो चीज बहुत स्मरण में रखना कि बच्चा न्याय का याचक होता है और हमको न्यायपूर्वक व्यवहार करना है। वीरता का मतलब ये है कि उसकी निरंतरता बनाए रखना पड़ेगा। न्याय की निरंतरता ही वीरता है ना। और एक बात जो बाबा जी बोले थे कि बच्चों में समृद्धि का भाव भी अध्यापक से जाएगा, तो आवश्यकता पड़ने पर अपने तन मन धन को लगाना। अगर हमको लगता है कि बच्चे ऐसे नहीं समझ पा रहे तो कभी सब्जी ले आए, कभी फ्रूट ले आए, कभी कुछ ले आए, है ना। तो अगर आप घर में सोचोगे ना कि इसको मैं ऐसे समझाऊं, इसको ये खिला के समझाऊं, इसको ये, तो आप जब समृद्धि पूर्वक प्रस्तुत होगे तो बच्चे में समृद्धि का भाव भी जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अपन, तो मेन तो खैर अपने ऊपर ही अध्ययन करना है, देखो, है ना। मतलब सबसे पहले तो ये है कि खुद पर हमको काम करना है। दूसरा, एक विद्यालय के प्रांगण में जितनी भी बहनें हैं आपस में, अध्यापक अध्यापिका, है ना, तो पहला काम है उनके बीच में तालमेल होना। ठीक है ना, वहां पर व्यवहार, है ना, क्योंकि वो बच्चा देख रहा है। फिर बच्चे के साथ होना, तब जाके अभिभावकों को अपन आश्वस्त कर पाएंगे। ये बाबा जी बोले थे कि पहले आप लोग एक दूसरे से आश्वस्त हो, है ना। अब ये एक टास्क है अपने पास, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है, अरे आज वो नहीं आए, उनको तो आना चाहिए था, आज तो उनका नंबर था, है ना। ये छोटी छोटी चीजें जो हमको हिलाती रहती है ना। तो उस समय मैं कैसे सहयोगी बन जाऊं और मेरा भाव ना बिगड़े, यहां हमको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है ना, मतलब जो भी जितना भी कर पा रहा है वो अपना मैक्सिमम कर रहा है, इस विश्वास को अपने अंदर डालना होगा, है ना। नहीं मैं ज्यादा कर रही हूँ, वो कम कर रहे हैं, है ना। उन तो ये सारी चीजें ना, अगर वो चीज मेरे अंदर है ना तो चेतना विकास तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि चेतना विकास तो आचरण की बात है ना। अगर हमारे बीच में ये होने लग जाएगा, है ना, कि ये आप ठीक नहीं दिए, या ये आप नहीं, ये आप आए थे तो क्यों नहीं आए, आप बोले थे ऐसा, तो आप समझ लेना ये वातावरण, है ना, वो बच्चों तक तो चली जाती है चीजें, और फिर बच्चों से अभिभावक तक जाती है। तो एक अपने में काम करना है, एक अपने परस्परता में अपने को काम करना है ना। और ये भी एक लंबा ही काम है, एक साथ मिलके सर्वसहमति से, है ना, एक साथ हो पाना, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब मैं बोल रही हूँ इसलिए वो आसान है, ऐसा नहीं है, ये मेरे को भी पता है ना। लेकिन हमको उसको प्राथमिकता में रखना है। अगर मैं सोचूं कि हमारे बीच कुछ भी होता रहे, बच्चों को तो हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा पढ़ाएंगे, कुछ नहीं होएगा। दी एंड उनको हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस आ जाएगा, पर जो आचरण हम चाह रहे हैं वो तो नहीं आएगा। आचरण तो आचरण से ही जाएगा। तो हम सब जब भी आपस में मिले, है ना, अगर एक दूसरे की हमको कोई बात कहनी भी है तो बाबा जी ने ये भी लिखा है कि अपनी अस्वीकृतियों को शिष्टता पूर्वक सभा में रखना, है ना, तो हमारी सभा में वो चीजें ठीक होंगी। तो अगर लगता भी ना तो उतना अपने अंदर बना के रखे और सभा में अपनी बात को, कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये काम अगर ऐसा होगा तो और व्यवस्था बनेगी। मुझे लगता है कि जिनको नहीं आना है वो अगर एक दिन पहले हमको, है ना, पूरा पेपर बना के दे देंगे तो हम सहयोग कर पाएंगे। ठीक है, एक तो हम ये बोले कि आप आए क्यों नहीं, आपको आना चाहिए था। एक हम ये बोले कि आप हमको पेपर दे देते तो हम आपको सहयोग कर पाते। कितना फर्क हो गया बात में, है ना। तो ये हमको अपने आप में शिफ्टिंग करनी होगी। तो आपस में हमारा तालमेल ना, स्नेहिल होना बहुत जरूरी है। स्नेहिल होने का मतलब है कि मैं प्रसन्नता पूर्वक अपने भाई बहनों का स्वागत कर रही हूँ कि नहीं हर दिन,
है ना, मेरे अंदर प्रसन्नता है कि नहीं। अगर वो प्रसन्नता कम हो रही है मतलब हमको वापस स्व मूल्यांकन में जाना है ना, पर दोष में नहीं जाना है, क्योंकि पर दोष से कुछ निकल के नहीं आएगा। तो ये अपने नित्य के अभ्यास है, ऐसा करते करते हम इसको पा जाएंगे। और बच्चों को ना हर दिन ये बात कि बच्चे न्याय के याचक हैं, ये उनकी मतलब अगर वो न्याय के याचक नहीं होते तो न्याय को समझ भी नहीं पाते। याचक है इसलिए आपके अच्छे व्यवहार को वो ले भी लेंगे और उसका फल भी दिखाएंगे, है ना। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो, क्योंकि ये ना यही एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि अगर हम न्याय नहीं कर पाएंगे ना तो हम पढ़ा तो लेंगे, है ना, पर हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ठीक है ना। तो उसके लिए ना जैसे बाबा जी ये भी बोलते थे विद्यालय और हॉस्पिटल 24 घंटे खुले रहने चाहिए, है ना। 24 घंटे खुले रहने का मतलब है कि आपको 24 घंटे सोचना पड़ेगा बच्चे के लिए, आपको तैयारी करके जानी पड़ेगी, है ना। अगर आप तैयारी करके नहीं गए कि भाई मेरे को 40 मिनट में बच्चे को क्या देना है ना, और आपके चित्रण में हर बच्चा है ना, हो सकता है उस बच्चे को कम समझ में आएगा तो मेरे को उसको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, या उसको ऐसा समझाऊंगी तो जल्दी समझ जाएगा। जब हम सोचना शुरू करते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे आइडिया आते हैं। हर बच्चे के लिए एक आइडिया आ सकता है हमारे अंदर, अगर हम उसमें अपने आप को लगाते हैं तो। अगर मैं सोचूं कि विद्यालय से जाके मैं अपने बाकी कामों में व्यस्त हूँ, वापस विद्यालय जाने का टाइम आ गया और हम चले गए, क्या है, हमको तो पढ़ाना ही है। हमारे पास तो जीवन विद्या का इतना बड़ा भंडार है ना। अब 40 मिनट निकालना क्या बड़ी बात है। आप कहीं से भी पढ़ाओ, कहीं भी शुरू कर खत्म कर दो, आप तो अच्छा ही पढ़ा रहे हो, पर कहीं नहीं पहुंचेगी गाड़ी, है ना। इसके लिए बाबा जी एक बात बोले थे हमको कि नर्सरी में भी अगर कोई पढ़ा रहा है ना, और अगर उसको स्नातकोत्तर जितना पोस्ट ग्रेजुएशन जितना नॉलेज है, पर उसमें ये धैर्य होना चाहिए, ये पकड़ होनी चाहिए कि नर्सरी में क्या देना है, बाकी अपने ज्ञान को वो पचा पाए अपने अंदर, है ना, उंडेल नहीं दे वो। तो टीचर ना उसको पता होना चाहिए कि मेरे को इससे आगे बढ़ना ही नहीं है अभी, भले बच्चा ले लिया है क्योंकि वो सुन लिया है, लेकिन अभी उसके अंदर थोड़ी गई है चीज, उस बात को बार बार अलग अलग तरीके से। तो ये जो मैं बोल रही कि घर से ना जो अपन ईयरली प्लान बनाते हैं, मंथली प्लान बनाते हैं, हर दिन का प्लान बनाते हैं, ये ना शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और आप लोग के यहाँ, आपके यहाँ तो उनकी मास्टर बैठी हुई है ना। रायपुर विद्यालय में ईयरली प्लान, मंथली प्लान, डेली प्लान की जो एक शुरुआत करने वाले सुचित्रा बहन जी है, और इतना सुंदर बनाते थे, और वो अभी हमारे यहाँ चल रहा है ना। क्योंकि हम देखें कि कोई भी प्लान बना के नहीं आता है ना तो फिर तो क्लास में कुछ भी जाता है। हाँ, तो वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है अगर हम विद्यालय में काम कर रहे हैं तो, है ना। तो बहुत प्लान से करेंगे ना तो आपके अंदर भी सेटिस्फेक्शन आएगा, बच्चे भी कहीं पहुंचेंगे। नहीं तो हम मेहनत भी करेंगे और होगा नहीं कुछ, है ना। आप लोग करते हो मंथली प्लान? कौन कौन करता है ना। बहुत बढ़िया। उससे कितना आराम लगता है, उससे कितना, वीकली प्लान भी कर लो तो और भी आराम हो जाएगा, है ना। हमको स्पष्ट रहता है कि भाई आज मेरे को क्या पढ़ाना है। तो क्या होता है ना, ऐसा भी नहीं हो कि भाई बच्चों का मन खेलने का है तो हम खेलने में लगा दिया और हमारा प्लान वो भी पूरा हो ही जाता है अगर हमारे ध्यान में रहता है तो, है ना। तो न्याय तो वही है कि बच्चे में आचरण भी जाए और जो उसका शिक्षा वस्तु है वो भी चली जाए। तो इस प्रकार से ना मेन तो अब इस बात को यहाँ ये तो धरना ही है याद। दूसरी बात, उम्र के हिसाब से दो जो चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि किस उम्र में बच्चा, है ना, कैसे चीजों को लेगा। ठीक है ना। जैसे 5 साल तक का बच्चा ना बहुत समझाना नहीं उनको। 5 साल तक के बच्चे के लिए बाबा जी बोले थे
कि उनको अक्षर बोध हो जाए और संख्या बोध हो जाए, है ना। तो वहां पर हम संबोधन पर बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल का टाइम है अपने पास, ठीक है। क्लास 1 से हमको फिर चेतना विकास मूल्य शिक्षा शुरू हो जाती है। तो 5 साल तक की उम्र में ना जो अनुकरण अनुसरण है, यदि हम अपने ऊपर थोड़ी भी मेहनत करेंगे ना तो संबोधन चला जाएगा। बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप लोग संबोधन में बात करो, हमको संबोधन में बात करना है। बच्चे को आप बोलो ही मत, बच्चा तो अनुकरण अनुसरण में है, ये बात हमको ध्यान में बनी रहे। बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं, बेटा जी लगाओ, बेटा आप लगाओ, बेटा बहन जी बोलो, बेटा भाई जी बोलो, नहीं जरूरत है छोटे बच्चों को बोलने की, है ना। मतलब आप बोलोगे ना तो देखो देखो बेटा वो भाई जी ऐसा कर रहे हैं, देखो बेटा वो भाई जी वो कर रहे हैं, वो भाई जी बोलेगा, फिर वो बहन जी बोलेगा। तो संबोधन को हमको ही पकड़ना होगा, और प्री प्राइमरी में ना संबोधन पूरा हो जाना चाहिए। 3 साल का समय है हमारे पास खाली अपनी भाषा को सही करने का, उसमें भी संबोधन का, है ना। क्या लगता है, संबोधन का काम अपन कर पा रहे हैं अच्छे से, है ना। मतलब मैं ये मान ही सकती हूँ भाई कि यहाँ पर आपके पास बच्चे भी बहुत है ना, और पूरा, पर अपने कैंपस तक की जिम्मेदारी लेना। ऐसा मत सोचना कि लोग घर जाके बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। घर की जिम्मेदारी अभी आप मत लो, अभी आप खाली विद्यालय परिसर में वो बोल पाए इतनी जिम्मेदारी, है ना, ठीक है ना। क्योंकि ये भी बाबा जी ने कहा था, क्योंकि अभिभावक आके हमको बोलते थे, है ना, कि घर में तो नहीं बोलते हैं, तो फिर बाबा जी बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी विद्यालय परिसर तक की है, घर में आप बोलो तो बच्चे आपको देख के बोलेंगे, है ना। तो संबोधन ना चेतना विकास मूल्य शिक्षा की रीढ़ है। आप लोग मार्गदर्शिका पढ़ते ही हो, मैं देखी हूँ ग्रुप में, मार्गदर्शिका में देखना एक लाइन लिखी है कि संबोधन नहीं तो चेतना विकास नहीं। इतना महत्वपूर्ण भाग है संबोधन, ठीक है ना। तो संबोधन की, तो ये 5 साल में संबोधन पूरा करना है हमको। अगर संबोधन पूरा नहीं होगा तो सहयोग शुरू ही नहीं होता है, संबोधन के बिना सहयोग शुरू ही नहीं होता है, क्योंकि जब तक संबंध को नहीं पहचानूंगी तब तक मैं सहयोग क्या करूंगी। सहयोग करते ही हम संबंध की पहचान के बाद है ना। तो संबोधन से ना संबंध की पहचान होती है। ये संबंध की पहचान की शुरुआत है। तो यहाँ करना क्या है, जितने भी संबोधन है ना, भाई जी, बहन जी, अध्यापिका जी, बेटा जी, अध्यापक जी, बेटा जी, माता जी, पिता जी, ये सब संबोधन है। और इसमें आप लगाना, ये बस इसलिए कि सम्मानजनक भाषा है ना। तो सम्मानजनक भाषा, तो मानव को सम्मान स्वीकार होता है। तो हमारे भाषा में यदि सम्मानजनक होता है तो सुनने के लिए तैयार होते हैं बच्चे, है ना। शुरुआत हो गई। तो संबोधन से संबंध की पहचान होती है। तो जैसे भाई जी बहन जी वो बोल रहे हैं बस, है ना, अभी वो नर्सरी में सिर्फ भाई जी बहन जी बोल रहे हैं और कुछ अपने को उनसे अपेक्षा भी नहीं करनी है, ठीक है। तो आप लोग भी करते ही होंगे, हम भी ऐसे ही करते थे, जैसे कुछ भी खेल खेल रहे हैं, है ना, अब फिसल पट्टी है या फिर कुछ, कि बेटा जी आपके पीछे कौन से भाई जी है, आपके आगे कौन सी बहन जी है ना। अब ऐसे करते करते उनके अंदर ना ये भाई जी है, ये बहन जी है ना, ये ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी से ना उनके मुंह में वो चीज आ जाती है। फिर आप बोल रहे हो और वो बोलने लगते हैं, आप बोल रहे हो बोलने लगते हैं। तो ये एक बहुत अपने मतलब चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित विद्यालय में संबोधन
बहुत आवश्यक भाग है। अब वहां हमको और कुछ नहीं समझाना है, खाली भाई जी बहन जी बोलना है, अध्यापिका जी बोल रहे हैं, बेटा जी बोल रहे हैं, पर्याप्त है। धीरे धीरे उनको बताना है, देखो ये आपके भाई जी है ना, है ना, देखो ये आपकी बहन जी है ना। तो फिर साथ खेलना, है ना, जैसे किसी कोई पेंसिल नहीं लाया है तो कोई पानी नहीं लाया है, तो संबोधन के आधार पर देखो ये हमारे भाई जी है ना, ये अपनी बहन जी ना, चलो इनको अपन ये करें, इनको अपन ये सहयोग करें। तो ये हमारे भाई जी है ना, ये हमारे बहन जी है ना, चलो खेलेंगे, चलो ये शेयर करते हैं। तो संबंध को पहले रख के फिर हम हमारे संवाद में ऐसा होगा ना, तो वो संबंध को पहचानना शुरू करेगा और संबंध में निहित मूल्य क्रियाओं से जाएगी। सहयोग, है ना, निर्वाह है एक प्रकार का कि भाई बहन संबंध है तो सहयोग होना चाहिए, तो फिर क्रियाओं से उसमें जाएगा। पर संबोधन बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसको ना प्री प्राइमरी में हमको पूरा करना है ना, और वो अपने आप में ही करना है। अपने को पूरे विद्यालय का वातावरण ही संबोधन वाला बना लेना है ना, और वो होगा ही। तो और बच्चों से बहुत जल्दी अपेक्षा नहीं करना, 3 साल नर्सरी के बच्चे बोलने लगेंगे जरूरी नहीं है ना, तो हम उनको थोड़ा समय दें तो धीरे धीरे वो बोलने लगेंगे। 5 साल होते होते ना संबोधन पूरा होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य रहे। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो हाँ आएगा। अभी क्या, अभी उन लोग भाई जी बहन जी के साथ रह रहे हैं ना वहां पर, फिर माता जी के बारे में जो बात होती है नर्सरी में, वो सब जो बात होती है उसमें फिर वो संबोधन जाता ही है। जो कोर्स है ना कि भाई नर्सरी में माता जी के बारे में बात करनी है, फिर पिताजी के बारे में करनी है, तो वो संबोधन उसमें जाता ही है ना, साथ साथ ही है वो सब। ठीक है ना, ये मतलब इतने संबंधों की पहचान 5वीं तक होनी चाहिए बच्चों को, माता पिता भाई बहन और गुरु। 5वीं तक इतने संबंध की तो पहचान स्थिर हो जानी चाहिए, है ना। बाकी की सूचना चली जानी चाहिए, बाकी की सूचना चली जानी चाहिए, पर स्थिर क्या हो जाना चाहिए, तो इतने संबंध स्थिर हो जाना चाहिए। क्योंकि माता पिता और गुरु भाई बहन, है ना, इतने संबंध की अगर पहचान हो गई तो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है बाद में ये, है ना। तो कृतज्ञता का बीजारोपण हो जाता है वहां, क्योंकि बच्चा ना इन सबको देख रहा है अपने आसपास। इतने ही संबंधों को तो सबसे ज्यादा वो देखता है कि जिनके साथ वो खुश होता है, जिनसे उनको कुछ मिल रहा है, तो इतने ही संबंध है। तो कृतज्ञता का बीजारोपण है ना। और चेतना विकास मूल्य शिक्षा में मूल्यों का बीजारोपण, वही संस्कार रोपण की बात है, तो वो जरूरी है। और ऐसे करते करते में ही होगा। जब संबंध की पहचान होती है तो संबंध की पहचान पहले रूप के आधार पर ही होती है, वो देखते हैं, फिर हम उनको गुण दिखाते हैं, फिर हम बच्चों को गुण दिखाते हैं, है ना। जैसे 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं भाई दीवे, और हम उनको अच्छे से खेलता हुआ भी देखे हैं, खुश होता हुआ भी देखे हैं, क्योंकि अध्यापक अध्यापिका को तो हर समय ये देखना ही है कि सब बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उस समय आप उनको उनका गुण दिखा सकते हो कि बेटा जी देखो, उस दिन आप गिरे थे तो आपके भाई जी आपके लिए पानी लाए थे ना, बेटा जी उस दिन आपके साथ कौन खेला था। तो जैसे ही आप उनका गुण उनको दिखाने लगोगे ना, तो वो चीजें विलय होने लग जाएगी। जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, चीजों को छीन रहे हैं, तो ये सब होगा, अभी अभी नहीं खत्म होगा ये सब, है ना। ऐसा मत सोचना कि सब एकदम शिष्ट बच्चे आपके पास आएंगे, अभी तो हमको उनको गढ़ना है। तो जब जब ऐसा होगा ना, तब तब हमको उनको बताना है कि देखो ये भाई जी बहन जी आपके लिए ये किए ना, आप इनके साथ खेल के खुश हो रहे थे ना, उस दिन आपके लिए ये रुके थे ना, है ना, उस दिन आप टिफिन में ये नहीं लाए थे तो वो आप में आपको ये दिए थे ना। तो ऐसे ही जब आप उनके गुणों को बताते हो ना,
तो बच्चे के अंदर से ना आवेश विलय होने लग जाता है ना। तो ये काम हमको करना है, ये हमको ध्यान रखना है हर समय ना। कौन बच्चा किसको सहयोग कर रहा है, कौन किसको पानी दे रहा है, खेलने के समय कौन गिरते हुए बच्चे के लिए रुक गया। तो बाबा जी एक बात बोले थे कि बच्चों को नियम पूर्वक खेल मत खिलाओ 5वीं तक, है ना, लेकिन जब वो खेल रहे हैं तब बैठे रहो और उनकी प्रवृत्तियों को देखते रहो, है ना। उसमें से बहुत सारे बच्चों की अच्छी प्रवृत्ति भी आपको दिखेगी और कुछ लगेगी जिसमें आपको काम करना है। वो काम आप क्लास में करो, किसी बच्चे को इंगित करके मत करो, है ना, कि आप अच्छा कर रहे हो और आप गलत कर रहे हो। तो हर समय बच्चे को देखना तो है ही हमको। खेल का नियम, हाँ हाँ, ये वो नियम में नहीं आएगा, है ना। इतना तो आप करोगे ही, है ना, कि बच्चों के साथ गोल घेरे में बैठोगे। कोई गेम है जो गोल घेरे में खेलने का है, तो आप बैठोगे तो वो बैठ ही जाएंगे। इतना बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। खेल पूर्वक नियम पूर्वक खेल का यहाँ पर तात्पर्य, जैसे कोई स्पेशल जो गेम है, जैसे हम हैंडबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलेंगे, खो खो खेलेंगे, तो इसमें जो नियम है उसको नियम पूर्वक खेल बोल रहे हाँ, हैं। मतलब बच्चे है ना? बॉल खेल रहे हैं तो खेलने दो उनके हाँ, हिसाब से। और छोटे नहीं, बच्चे फुटबॉल को तो ऐसे खेलते हैं, नहीं हाँ। इसको तो ऐसे खेलते हैं, नियम नहीं बताना है। वो अपना जो बॉल खेलते समय मतलब कोई नियम नहीं है, वो एक दूसरे को पास कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, इतना ही उसमें स्वस्फूर्त जो हो रहा है उसमें कंटिन्यू करते रहना है, एकदम। उसको सहयोग करना है। हाँ, मतलब खेलना स्वयं स्फूर्त होगा, नियम पूर्वक खेल नहीं। क्योंकि है ना, अगर हम शुरू से ही उनको नियम पूर्वक खेल खिलाएंगे तो वो लोग टीम बना, मतलब अपने आप से उनका एफर्ट वो, क्योंकि आपने तो नियम बना दिया पहले ही कि आपको ऐसे ही खेलना है ना। तो ये जो साथ साथ खेलने के लिए जो बच्चे अपना एफर्ट लगाते हैं ना, मतलब हम तो देखते हैं आधा गेम्स पीरियड इसी में चला जाता है। वो बोलता है ये गेम खेलो, वो बोलता है ये गेम खेलो, वो बोलता है ये गेम खेलो, और बेल बज जाती है है ना, मतलब बच्चों की बेल बज जाती है। फिर हम लोग उनको बोलते हैं कि आप लोग ना क्लास में बैठ के 10 मिनट पहले सोच लिया करो और फिर खेलने जाया करो। तो भले उनका हफ्ता 15 दिन नहीं खेलेंगे, लेकिन एक अभ्यास तो बनेगा कि हमको मिल के सोचना है। तो हम लोग क्या गाइड करते हैं कि बेटा जी आप लोग मिल के सोच लिया करो कि आज किसका गेम खेलेंगे, कल किसका गेम खेलेंगे, परसों किसका गेम खेलेंगे। तो एक गाइड दे दी, गाइडलाइन दे दी हम, अब वो अपने आप सोचेंगे। लेकिन ना बच्चों को ये पता होना चाहिए कि भाई आज मेरा गेम खेला जाएगा, कल वो भाई जी का खेला जाएगा, परसों उनका खेला जाएगा। तो साथ साथ मिलके खेलने की भावना डेवलप होएगी, है ना। नियम पूर्वक में तो नियम के आधार पे खेलते रहेंगे, उनको उनका अपना करने का कुछ बचेगा नहीं ज्यादा, है ना। तो ये एक बात है कि बच्चों को कि तो गुणों के आधार पे पहचान कराना है, ठीक है ना। और फिर कि भाई वो चाहते नहीं है पर ऐसा हो गया होगा। अब यहाँ पर हमको मूल स्वभाव से परिचय कराना है, ठीक है ना। भाई कोई बच्चा मतलब भाई जी भैया जी में ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। संबोधन एक ही है, दीदी जी बोल लो, भाई जी बोल लो, बहन जी बोल लो, भैया जी बोल लो, एक ही लगता है मेरे को तो, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, हम अध्यापिका जी लोग को और अभिभावक को क्लियर रहेगा ना
कि शुरू में रूप से पहचान होएगी संबोधन में कि भाई जी बहन जी है, बस इतनी ही अपेक्षा रखना कि भाई जी बहन जी है। ये अपेक्षा मत रखना कि वो लोग साथ खेल पाए, है ना। अभी हो सकता है कि वो नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। फिर धीरे 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 फिर थोड़े बड़े होंगे तो गुण के आधार पर भाषा हमारी जाए कि वो बेटा जी देखो देखो वो भाई जी कितना बढ़िया किए, चलो क्लैप करते हैं। ये क्या हो गया, हम गुण बता रहे हैं, है ना, कि वो अरे अच्छा वो भाई जी ने देखो कितना अच्छा सहयोग किया, बच्चे भी देख रहे हैं, चलो अपन क्लैप करते हैं, है ना? तो बच्चे जो भी अच्छा करे ना उसको तुरंत सभा में बताओ। इससे क्या होगा, बच्चों का ध्यान जाने लगेगा कि किस बात के लिए अप्रिशिएट करना है, किस बात के लिए खुश होना है ना। तो ये एक अभ्यास उनका होने लगेगा। अब कोई भी कुछ अच्छा काम करेगा ना तो बच्चा खुश होगा, है ना। भले सभा नहीं है, ताली नहीं बजा रहा है, लेकिन वो उसकी वो बन गई कि जैसे ही वो देखेगा कुछ अच्छा काम कोई कर रहा है वो खुश होगा। तो अच्छा काम करने से खुश होने लगेंगे। तो ये एक ना पूरे विद्यालय के लिए हम लोग के लिए हमको बोले थे ये तो जरूर करना है कि बच्चों की अच्छी बात को जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे हम, है ना, उसको बोलेंगे तो उतना बच्चों में अच्छा देखने का अभ्यास बनेगा, है ना। तो इससे क्या होगा बच्चों को, और एक ये कि जब भी लगे कि नहीं वो तो चाहता ही ऐसा है, उस समय हम उनको ये ध्यान दिला पाए कि नहीं बेटा जी वो चाहते नहीं है, है ना। फिर वो जो भी कारण है वो बताना, उस भाई जी को पास में बुलाना कि बेटा जी आप बताओ आप चाहते थे क्या। तो ये थोड़े संवाद होने से ना बच्चों के अंदर उसी समय क्लियर हो जाती है चीज़ें। अगर हम उस समय क्लियर नहीं करते हैं ना तो यही छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के अंदर घर करने लगती है और उनके अंदर एक निर्णय होने लगता है कि मेरे को इनके साथ तो नहीं खेलना है क्योंकि इन्होंने मेरे को धक्का मारा था, है ना। और आप उसी समय क्लियर कर देते हो तो वो उस बच्चे के साथ उसके मन में कोई चीज़ नहीं बैठेगी। तो ये जो धीरे धीरे आजकल होता है ना कि पूरी क्लास से एक समय के बाद बच्चा 2 या 3 दोस्तों में सिमट जाता है, 2-3 मित्रों में सिमट जाता है। तो ये ध्यान हम सबको रखना है कि कैसे सबके साथ बच्चा एक जैसा जी पाए, है ना। मतलब वो जो होता है ना कि ग्रुप बनाने वाला, तो उसमें अगर हम ध्यान देंगे तो बच्चा फिर सबके साथ जी जाएगा, और नहीं तो धीरे धीरे 2-2-2-2 ऐसा होने लगेगा और हमको पता भी नहीं चलेगा एक समय के बाद, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने से संबंध की पहचान का काम हमने किया। अगर ये हो जाता है तो सहयोग की शुरुआत होती है ना। तब हम सहयोग के लिए संवाद कर सकते हैं। अगर संबंध की पहचान नहीं है ना तो अपेक्षा ना करें, हम भाषा रूप में तो बताएं बच्चों को, पर बच्चों से अपेक्षा ना करें कि वो सहयोग करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही जैसे शेयरिंग की बात है, हम बोलते हैं बेटा जी अपने को शेयर करना चाहिए, अपनी चीज़ें देनी चाहिए, पर देने के पहले बच्चे के अंदर ये डालना कि उसके पास उसकी आवश्यकता से अधिक है कि नहीं। अगर उसके पास उसकी आवश्यकता से अधिक है ही नहीं तो वो नहीं शेयर करेगा, वो आपके दबाव में कर लेगा लेकिन खुश होके नहीं करेगा, है ना। तो इसके लिए बच्चों के साथ संवाद होना चाहिए अच्छे से कि बेटा जी आप बताओ आपको कितनी पेंसिल की ज़रूरत है ना। मतलब ये संवाद कंटिन्यू होगा ना तो एक समय उसके अंदर बैठ जाएगा कि मेरी आवश्यकता इतनी पेंसिल की है ना। अब जितनी आपकी आवश्यकता है ना उससे एक ज़्यादा लेके आया करो, क्योंकि हमारे भाई जी बहन जी को कभी ज़रूरत पड़ सकती है तो हम उनको दे पाए। तो जब वो इस मानसिकता से एक ज़्यादा लाता है ना तो वेट करता रहता है ना, कि कब कोई नहीं लाए और मैं दूं। सारे के सारे हाथ उठाते हैं, अध्यापिका जी मेरे पास है, अध्यापिका जी मेरे पास है। तो उनकी उसमें कि आपकी आवश्यकता, उनकी चीज़ों को आप शेयर करने जाओगे तो वो तो समृद्धि के भाव में ही सहयोग हो सकता है, समृद्धि से कम में सहयोग नहीं हो सकता। अगर हम बोलेंगे कि उसकी मम्मा जी 2 रोटी दी और 2 में उनका पेट भरता है, अब आप बोलोगे कि बेटा जी आधी रोटी दे दो, तो बच्चा नहीं दे सकता। और हम बोलेंगे कि बैड बॉय हो,
शेयर नहीं करते हो, है ना। अब उस बच्चे का ही पेट नहीं भरा है तो वो कैसे शेयर करेगा। तो फिर हम माता पिता को बोलते हैं कि बच्चों को ये बोल के ये संवाद आप घर में करो, है ना। उनसे पूछो कि देखो बेटा जी आज ये बना है, आपको कितनी रोटी दूं। तो फिर बोलना देखो मैं 2 और दे रही हूँ, अगर कोई भाई जी बहन जी को शेयर करना हो तो आप करना। तो ये जो चीज़ है ना ये हमारे द्वारा जाएगी तो बच्चों के अंदर वेट रहता है कि मैं दूं। तो देने की प्रवृत्ति है मानव जाति में, पर वो समृद्धि का भाव तो जाए पहले, है ना। तो फिर सहयोग ना बहुत अच्छे से जाएगा हर चीज में, है ना। इसमें कुछ पूछना बताना हो आप लोग को। मैं वाकई बोल रही हूँ, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ आप लोग को पर हाँ, पर ये ठीक बात है कि रिवाइज हो जाता है ना। मतलब कुल मिला के ना संवाद बहुत महत्वपूर्ण भाग है। संवाद से मानसिकता बनेगी। अगर हम सोचेंगे ना कि संवाद नहीं करें और सब काम करते रह जाए तो मानसिकता नहीं बनेगी। संवाद से मानसिकता बनेगी, है ना। अगर हम ऐसा कर पाए न्यायपूर्वक, अगर सही सहयोग और इसमें, तब जाके बच्चा क्लास 1 से आप अपेक्षा करना कि वो आज्ञा पालन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप डांट के चिल्ला के ही नियंत्रण करोगे, ऐसा ही होगा, क्योंकि नहीं आएगा आज्ञा पालन में। लेकिन अगर उसको 3 साल ये दिख गया, है ना, कि अध्यापिका जी न्यायपूर्ण, मतलब मैं खुश होता हूँ उनके साथ, उनसे मिलकर, उनसे बात कर कर, उनके साथ पढ़ कर, उनके साथ खेल कर मैं खुश होता हूँ। तो जब ये भासता है ना कि मैं खुश होता हूँ, तब वो आज्ञा पालन करता है। तो आज्ञा पालन हमेशा समझदार का ही होता है, आज्ञा पालन नासमझ का नहीं होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम शिक्षक हैं और बच्चे हमारी सुने, तो समझदार होना ही होगा, क्योंकि बच्चों को पता चल जाता है ना, सही गलत की पहचान है उनको। तो न्यायपूर्वक जिएंगे तो आज्ञा पालन घटित होगा, नहीं तो नहीं घटित होगा, है ना। तो आज्ञा पालन ना हमारे न्यायपूर्वक जीने का फलन है, हमारे न्यायपूर्वक जीने का फलन दिखाई देगा बच्चों में आज्ञा पालन के रूप में। ठीक है ना। इसको आप लोग, और आज्ञा पालन हो नहीं हुआ बाय द वे तो फिर मनमानी का रास्ता हो जाता है, और अगर हुआ तो अनुशासन की तरफ जाता है। और 6 to 10 में अगर ये भाग हो गया, तब आगे की शिक्षा से और वांग्मय के पठन से वह स्व अनुशासन की ओर जाएगा। मतलब शिक्षा में यहाँ तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य है। अगर इसमें से एक भी चीज हमारे लापरवाही से हटी तो बीच में ये घटना घट जाएगी, है ना। अगर न्याय हटा तो आज्ञा पालन नहीं, अनुशासन नहीं, स्वानुशासन तो दूर की बात है ना। ये घटना घटेगी जो इसको हम बोलते हैं मनमानी, उद्दंडता, है ना, कहना नहीं मानना, सुनना नहीं। तो फिर जो हम देना चाह रहे हैं ना वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चे का अगर एक बार स्विच ऑफ होता है ना तो फिर वो टाइम लगता है उसमें, है ना। तो हम सब के हाथ में एकदम छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखें कि वो खुश ही रहें, है ना। तो ये भी एक बात बाबा जी ने ही कही थी कि बच्चों का खुश होकर आना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस लाइन को अपने आप में डाल के देखो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों का खुश होकर विद्यालय आना। तो अगर हम उनके साथ अच्छे से जिएंगे तो वो दूसरे दिन खुश होके आएंगे। एक भी दिन डांट पड़ती है, दूसरे दिन घर में बोलते हैं आज हमको विद्यालय नहीं जाना है,
है ना। तो बच्चे खुश होकर विद्यालय आए, ये अध्यापक की जिम्मेदारी है। तो अध्यापक बनना है ना। तो अध्यापक बनना एक प्रकार से, क्या बोले थे सुचित्रा बहन जी, बाबा जी, ओखली में सिर देने जैसा है, मुसल ही मुसल पड़ेंगे क्योंकि बार बार आपको अपने आप को ही सुधारना है। बड़ा काम है ये, छोटा काम नहीं है ना। बच्चे भी उखाड़ देंगे, अभिभावक आश्वस्त नहीं होंगे, है ना। तो ये हमारी बात, और यही चीज उत्सव में बदल सकती है अगर हम समझ के करेंगे तो, ठीक है ना। तो इस तरह से तो अनुकरण अनुसरण में समझाना ज़्यादा नहीं है, हमको खुद को करना है। हम खुद करेंगे तो बच्चों में जाएगा, और अगर उनके खुश रहने को हम ध्यान में रखेंगे तो आज्ञा पालन और ये संबंध की पहचान इस आधार पर इतना सब करके ना एक मतलब अच्छे से शिक्षा दी जा सकती है। बच्चे फिर सुनते हैं। अगर आज्ञा पालन में वो आ गए ना, तो क्लास 1 से ही देखा जाए तो समझाना शुरू होता है। तो क्लास 1 तक आपकी क्लास स्थिर हो जानी चाहिए। स्थिर का मतलब है कि अब अध्यापिका जी जो बोल रही है ना, वो मेरे को सुनना है ना। तो ये अध्यापिका या अध्यापक का व्यक्तित्व है कि भाई बच्चों को लगे नहीं अध्यापिका जी आ गई है, अब हमको सुनना है ना। और फिर उनके साथ वही संवाद तो हमको करना ही है, जिससे बच्चों को भी अच्छा लगे ना, कि भाई सबसे पहले कि आपका मन खुश है कि नहीं, आप स्वस्थ हो ना, आप मतलब बच्चों के बारे में थोड़ी बात करके और फिर पढ़ाई शुरू करना। तो ये सब चीज़ों से बहुत अच्छे से अपन कर सकते हैं। लेकिन मेन तो हम लोग को अध्ययन करना है अपने ही उसमें कि हम इन चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं कि नहीं। पता चला संबोधन सहयोग को हम ही महत्व नहीं दे रहे हैं। किस किस को लगता है महत्वपूर्ण है, मतलब वाकई में शोध हुआ है और लग रहा है कि महत्वपूर्ण है ना। तो महत्वपूर्ण लगेगा तो हम करेंगे मेहनत उसमें, ठीक है ना। इसमें कुछ और आप लोग को कुछ बोलना हो तो। बहुत बढ़िया है ना। आज्ञा पालन में आप 5 वर्ष तक ना सही चीज देते हो, आप दे रहे हो, बच्चा सुन रहा है। अभी वो उसको ना जांच नहीं रहा है, क्रॉस चेक नहीं कर रहा है ना। आज्ञा पालन विधि से वो उन बातों को सुन रहा है। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा में जो भी जितने भी पाठ हैं, है ना, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, ईवीएस, जो भी बच्चा सुन रहा है, 6 to 10 में क्या होता है, वो उसको क्रॉस चेक करता है। अनुशासन कैसे आता है कि जो चीज़ मैं सुना हूँ, जो चीज़ मेरी अध्यापिका जी मेरे को बताई है, जो चीज़ मेरे अभिभावक मेरे को बताए हैं, वो सही है कि नहीं, इसको वो अपने अधिकार में जांचता है ना। अब यहाँ पर 6 to 8 में ना अब बच्चे अपने आप में जांचना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। और अगर उनको लगता है कि हाँ अध्यापिका जी ने सही कहा था, हाँ अभिभावक ने, माता पिता जी ने सही कहा था, तो वो अनुशासन में आने लगता है ना। तो क्रॉस चेक के बाद वो अनुशासन में आता है। तो ये उसकी अपना पुरुषार्थ है, ठीक है। और वो तभी जांच पाता है जब उसके पास कुछ सही होता है। अगर 5 साल उसके पास कुछ सही नहीं गया है, तो एक्चुअल में उसके जांचने के आधार फिर क्या हो जाते हैं, जो बाहर चल रहे हैं, सही गलत के आधार पर नहीं जांचता है। फिर वो ये देखता है अच्छा ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा होता है ना। व्यवहार हो या कार्य हो, व्यवहार में भी वो यही देखता है कि देखो जोर से बोलने से वो काम हो गया, है ना, अच्छा ऐसा बोलने से ये काम हो गया, फिर वो ऐसे जांचता है। तो जो भी उसको व्यवहार की समझ मिली है ना, जीने की सूचना मिली है, उस आधार पे वो क्रॉस चेक करता है, फिर वो अनुशासन में स्थापित होता है। और अगर वो चीज़ सही नहीं बैठती है तो फिर इधर उधर
भटकना होता ही है कि हम और समझे और जाने इसको, है ना। ठीक है मीनाक्षी बहन जी, इसमें कुछ और? 5वीं तक हमको ना सही सही चीज देनी है बच्चों को, और 5वीं के बाद सब कुछ पढ़ाना है जो पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ना। मतलब बाबा जी ने कहा नेता को पढ़ाओ, अभिनेता को पढ़ाओ, जो पढ़ाना है पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि सही के प्रकाश में गलत की समीक्षा कर लेगा बच्चा, और जब तक वो गलत की समीक्षा नहीं करेगा अध्ययन होगा भी नहीं। खाली सही सही देने से अध्ययन नहीं होगा, अध्ययन हमेशा सही और गलत के बीच होता है। सही और गलत में वो सही को चुन पाए, है ना। तो 5वीं तक सही देना है। सही का मतलब है जो वास्तविकता है ना, सत्यता, वास्तविकता, यथार्थता की जो वस्तु है, स्वयं के बारे में, परिवार के बारे में, है ना, समाज और धरती के बारे में, वो सारी सूचना चली जाए। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा में ना हर पाठ में ये 5 साल गई है ना। मतलब अस्तित्व पाठ भी है, प्राणावस्था भी है, पदार्थ अवस्था भी है, जीवावस्था भी है ना, मानव भी है, मानव के साथ परिवार भी है, विद्यालय भी है, समाज भी है, व्यवसाय भी है, जीवन क्रिया भी है ना। उम्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ा है। अब उसको पता है कि इतनी सब चीजें हैं, अब आप कुछ भी करोगे ना तो बच्चा तुरंत उसको वो कर लेगा। तो सही गलत की पहचान करने योग्य बनाना है अपने को, ठीक है ना। इसमें कुछ ये क्लियर होता है कि सही गलत में अध्ययन होगा, है ना। जैसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, है ना, ये तो सही का चयन वो करे, ठीक है ना। हाँ हाँ, मतलब हमारे प्रबोधन को सुन पाए, अभी वो कर नहीं पाएगा। जैसे हम उनको बता रहे हैं कि भाई कॉपी पुस्तक को अच्छे से रखना है, तो मैं लाई हूँ, उसको भी मैं सोच ही रही थी कि इसको मैं शुरू करूँ। दीदी ये अपन बांट देंगे क्या? अभी मैं इसी को करती हूँ फिर, है ना। कि 1 साल तक आपको प्रबोधन देने से, है ना, वो बच्चा करने योग्य होगा। अनुपमा दीदी एक मेरे को दे दो ना। ये प्रवृत्ति परिमार्जन का वो है कि हमको इससे हमको क्या पता चलेगा कि हमको एक प्रवृत्ति को डालने में कितना समय लगाना है। तो हमारे में ना अधैर्यता नहीं आएगी। धीरता का मतलब है हमको उसका प्रोसेस पता हो कि ये चीज कितने दिन में कितने समय में प्रकाशित होगी, तो हम आराम से उसमें काम कर पाएंगे उतना, है ना। और अगर हमको ये नहीं पता है कि ये चीज बच्चे में कब आ जाएगी, तो हमको लगेगा कितने दिन हो गए हैं अभी तक ये बच्चा सीखा नहीं है ना, इतनी सी बात सुनता नहीं है। तो ये भी ना बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसका आकलन है स्पष्ट कि क्या चीज बच्चा कितने समय में सीखेगा। है स्पष्ट अध्यापिका जी? है ना, कौन सा आचरण कितने, कौन सा ये प्रवृत्ति बच्चे के अंदर कितने समय में आएगी। अगर ये हमको पता होगा ना तो हम बीच में हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो हमको लगेगा 10 दिन से बोल रही हूँ चप्पल लाइन में लगाओ, सुनते ही नहीं है बच्चे, है ना। अब हमारी भाषा बिगड़ने लगती है ना, ये बच्चे तो सुनते ही नहीं है।
ठीक है। अगर मेरे को पता चल जाए कि छोटे बच्चे को आपको साल भर करना पड़ेगा ये काम, तब जाके वो करेगा, और वो भी उसकी निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। तो हर चीज की निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी 10 साल तक। तो एक आप लोग के हाथ में पेपर आया है ना, ये भी बाबा जी का बताया हुआ ही क्रम है। और ये सच में इसको पढ़ के लगता है हम सब वापस वाकई में अधैर्य लोग हैं, है ना, कि 10 बार बोलते हैं और हमको लगता है बस समझ जाना चाहिए और वो काम हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन इतना आसान नहीं है प्रवृत्तियों का परिमार्जन और आचरण का आना, उसमें समय लगेगा। तो सबसे पहली बात तो बच्चों में जो चीज दिखाई देगी ना, वो पहले स्थूल कुछ आदतें, कुछ अभ्यास सुधरे हुए दिखाई देंगे, है ना। उसमें से जैसे उन्होंने कहा कि 3 साल का बच्चा अगर आता है तो आपको क्या करना है, क्योंकि अनुकरण अनुसरण में है वो, तो अभी तो इतनी ही अपेक्षा करनी है कि वो जूते चप्पल लाइन से लगाने लग जाए। ये उस वस्तु की सुरक्षा है ना। तो आपको हर दिन वो काम करना है। आप हर दिन करोगे, बच्चा हर दिन आपके पीछे पीछे करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप नहीं भी हो तो वो करेगा। ये उसमें हो गई संप्रेषणा, है ना, कि आप नहीं भी, क्योंकि अभ्यास अगर आपने इतना निरंतर करा दिया तो वो फिर आप हो कि नहीं हो फिर वो करेगा। इसको आज्ञा पालन की श्रेणी में डालेंगे फिर, कि उसने अध्यापिका जी की बात सुनना शुरू कर दिया। जिस दिन वो घटना घट जाती है तब हम कहेंगे कि उसने अध्यापिका जी की बात को सुना, है ना, तब तक वो अभ्यास में रहेगा। तो 3 से 4 साल के बच्चे के लिए बस एक ही अपेक्षा है, विद्यालय परिसर की बात है, वही चीज फिर घर में अभिभावक कर ही सकते हैं, है ना। और अगर अभिभावक साथ में करें तो बच्चे के लिए बहुत आसान है ये छोटी छोटी चीजें कर पाना। फिर दूसरे साल ना बैग बॉटल पर भी हमारा ध्यान बना रहे, तो हम अपनी बैग बॉटल को जगह पे रखेंगे, बच्चा भी रखने लग जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, चीजें व्यवस्थित रखने का अभ्यास हो जाएगा। तो नर्सरी में भी होगा, फिर उसी चीज को आप PP1 में बैग बॉटल और ये उसकी शिक्षा सामग्री, उसको सही जगह पे रखने का आपने एक अभ्यास कर दिया। अभ्यास करते करते वो चीज उसके ना व्यवहार उसमें आ जाएगी। अब बैग के भीतर जो शिक्षा सामग्री है या वो जिनसे खिलौने से खेल रहा है, उसको यथा स्थान रखने का अभ्यास, कि भाई आप खेल लिए, चलो अब जल्दी से समेटते हैं फिर जाएंगे। हर दिन ऐसा करेंगे, एक समय बाद बच्चे को लगेगा ये तो मेरे को करना ही है ना। अब ये कोई बोले तो करूं ऐसा नहीं है। तो जिस दिन बच्चा खुद से करने लग जाएगा मतलब हमने वो काम पूरा किया। अगर वो हमारे बोलने से ही कर रहा है तो तब तक हमको उनके साथ लगे रहना है। क्लास 1 में शिक्षा सामग्री की सुरक्षा, है ना। अब हर दिन जब भी हर अध्यापिका जी को करना होगा, ये तो जो भी पीरियड होगा, है ना, कि भाई बेटा जी आप कॉपी पुस्तक हम ठीक से निकालेंगे और पढ़ने के बाद अपनी क्लास को 5 मिनट पहले ख़त्म करें, कि चलो बेटा जी अब अपनी कॉपी पुस्तक को हम अच्छे से बैग में रखते हैं और अगली जो अध्यापिका जी आने वाली है उस कॉपी पुस्तक को निकाल लेते हैं, है ना। ये काम अपने सामने कराएंगे हम। तो बच्चे में कॉपी पुस्तक को निकालना और डालना, इसका अभ्यास। तो बार बार जब हम कोई चीज को करते हैं ना तो फिर अब बच्चा करने ही लगता है वो काम, है ना। पर उसके लिए हमको समय देना पड़ेगा। अब हम भी पूरा 40 मिनट ले लिए, इतने में दूसरे अध्यापिका जी आ गई। अब पहले अध्यापिका जी का लिखा ही हुआ है, वो उसको बेचारा बच्चा लिख भी नहीं पाया है, दूसरे अध्यापिका जी आ गई, फिर कॉपी पुस्तक निकालो। अब इतनी हड़बड़ी में वो कैसे व्यवस्थित रखेगा ना, क्लास 1 का बच्चा कैसे व्यवस्थित करेगा। और ऐसा हो रहा है ना, हमारे विद्यालय में भी हो रहा है ऐसा, और हम बार बार उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि हम भूल जाते हैं कि 40 मिनट के पहले हमको क्लास छोड़नी है ना। मतलब बच्चों को आपको ना 30 मिनट में छोड़ना होगा क्लास 1 को, क्योंकि बच्चे छोटे हैं वो, है ना। जो भी टाइम है उससे 5 मिनट पहले छोड़ के अपने सामने कराना होगा कि चलो बेटा आप कॉपी पुस्तक को अंदर रखते हैं
और नेक्स्ट जो भी पीरियड है उसका कॉपी पुस्तक अपन बाहर निकालते हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत आराम से वो पढ़ाई करेगा। और नहीं तो ना फिर वही होता है, उसका काम पूरा हुआ नहीं है, दूसरे अध्यापिका जी आ गए, चलो अब इसका निकालो, उसको वो जल्दी जल्दी डालता है, उसको वो जल्दी जल्दी निकालता है। तो मूल्यांकन ही शिक्षा सामग्री का है क्लास 1 में, कि बच्चे को शिक्षा सामग्री संभालना आ जाए, ठीक है ना। ऐसे ही बाकी क्लास का मतलब एक एक चीज में आपको एक एक साल लगाने हैं, और जो पीछे का अभ्यास है वो छोड़ना नहीं है। मतलब चप्पल लाइन से लगाना ही है, बैग बॉटल जगह पे रखना ही है, कॉपी पुस्तक सही निकालनी डालनी है ना, और बैठने के स्थान को सही साफ रखना है, कक्षा को साफ रखना है ना। और फिर 4th में विद्यालय को, सभी क्लास को, और 5th में विद्यालय को। मतलब एक एक साल हमको इसमें लगाना है। अगर उसको वस्तु की उपयोगिता समझ में आ जाएगी तभी सदुपयोग समझ में आएगा। अगर उपयोग समझ में नहीं आएगा तो सदुपयोगिता तक वो नहीं पहुंचेगा, है ना। तो हम जो बोल रहे हैं कि मतलब जो वस्तु हमको प्राप्त हुई है हम कैसे उसकी सुरक्षा करें, कैसे हम उसको संभाल के रखें, है ना। तो ये प्रवृत्ति अगर 5वीं तक आती है तो शिष्टता का प्रकाशन यहाँ दिखेगा पहले बच्चों में, भाई कि देखो ये बच्चे अपनी चीजों को कितना अच्छे से संभाल रहे हैं, है ना, अपनी चीजों को। हाँ बताइए भैया। इस पर जो टॉपिक चल रहा है तो मैं एक सप्ताह पहले की घटना शेयर करूंगा। अदिति बेटा जी, मैं और श्रीमती जी तीनों जो है हम भिलाई गए थे पिछले सप्ताह, और वो पढ़ने के लिए कोई एक दो बुक्स उन्होंने जो है बैग में रखा था, पीछे डिक्की में हमने रखा हुआ था वो उनका बैग, और बाहर बारिश हो रही थी तो छाता हमने यूज़ करके हमने पीछे कार की डिक्की में छाता तो हमने रख दिया, उससे छाते का पानी डिक्की में थोड़ा फैल गया, उससे वो थोड़ा सा मतलब जो है वो पानी जो है ना उनके कॉपी और बुक को जो है थोड़ा थोड़ा मतलब पकड़ लिया। जब उसने बाद में घर में आके देखा तो लिटरली जो है ना वो रोने लगी, है ना, कि मेरी कॉपी में ये मैं इतने मतलब मैं उसको संभाल के रखती हूँ और ये मेरे बुक्स के इतने से मतलब थोड़ा सा पानी लगा था। और तो ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमने अभ्यास जो करवाया हुआ है और अपने सामानों को, कॉपी पुस्तक को मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखने का जो अभ्यास, उसको संभालने का अभ्यास, और उसमें जो उनको ठीक है उनसे भी नहीं हुआ और वो परिस्थितिवश हुआ है, हमको भी उस समय ध्यान नहीं था कि उसमें कॉपी है और उसमें पानी छाते का पूरा वहाँ पर फैल जाएगा और वो पकड़ लेगा, नहीं ध्यान रहा हमारा भी। तो ये जो आप ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि बच्चे मतलब जो उसको निरंतरता में कैसे मतलब 10 वर्ष का अभ्यास है और उसको पकड़ के रखे हैं, और जब वो ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके प्रति कितने मतलब संवेदनशील हैं मतलब जो है। तो उस बात पर मतलब चूंकि एक सप्ताह पहले की घटना है तो अभी जब आप ये बात बोल रहे थे तो मेरे जहन में पूरा वो फिर से पिक्चराइज हो गया कि भैया। और ऐसा देखो हुआ अभी है। आप सब में से कई लोग को ये लग सकता है कि क्या ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर अगर ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती है तो आगे जाकर बच्चे जो दुरुपयोग करते हैं चीजों का, क्योंकि वो समझ ही स्थापित नहीं हुई ना, तो ये बात छोटी छोटी है पर इससे हम एक समझ स्थापित कर रहे हैं, है ना, कि हमको जो भी वस्तु मिली हुई है उसका कैसे हमको उपयोग और सुरक्षा करनी है। तो अभी तो बच्चों को थोड़ी चीज मिली हुई है लेकिन एक समझ स्थापित हो जाएगी, अब जब उनको जो चीजें मिलेगी वो उनका सुरक्षा कर पाएंगे। नहीं तो अगर ये समझ नहीं जाती है तो हर दिन दुरुपयोग बढ़ता ही है ना। वस्तु मतलब बस आ गई फट गई दूसरी ले आओ, है ना, यही तो हो रहा है। जो चीज जैसी है ठीक है। तो ये एक बहुत मतलब बच्चों के अंदर ना ये अभ्यास एक समझ को स्थापित करेंगे जो उपयोगिता मूल्य की तरफ जाएगा, है ना, वस्तु की उपयोगिता मूल्य। तो ये भी मूल्य से जुड़ी हुई बात है। तो उपयोगिता मूल्य यदि हमको समझ में आएगा तो हम धरती के साथ संबंध को पहचान कर जी रहे हैं, और नहीं तो फिर वस्तु का दुरुपयोग हो ही रहा है ना। तो ये एक बात है।
इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो तो, है ना? जी, एक एक जी है। भैया। मैं जो स्कूल में था, उसका नाम भी अभिनव विद्यालय ऐसा ही और वहाँ पर भी शिक्षा पे काफ़ी शोध हो रहा था। वहाँ पर ये एक हुआ था कि मैं देखा बच्चों का बैग अभी काफ़ी भारी है क्योंकि नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स काफ़ी सारी चीज़ें होगी। वहाँ पर हम क्या करते थे, टेक्स्ट बुक्स होते थे वो हम डेस्क में ही नीचे रखते थे और जो होमवर्क होता था वो असाइनमेंट शीट्स में मिलता था, 3-4 पेजेस A4, जैसे वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी प्रिंट हो रहा था। तो वो होमवर्क होता था, उसी में होमवर्क वही शीट्स को घर ले जाते थे, सॉल्व कर लेते थे। टेक्स्ट बुक जो सब्जेक्ट का होमवर्क करना है वही टेक्स्ट बुक घर ले आते थे और वही फिर वापस ले आ जाते थे और सबमिट कर देते थे। उससे क्या होता था, वो बैग का वजन काफ़ी कम रहता था और वो पूरा का पूरा नोटबुक इतना बड़ा मेंटेन नहीं हो ठीक बात है, लोड भी इजी होता था मैनेज। पूरा लेके जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादातर सामान वो क्लासरूम में ही रहता था एकदम। और उससे वो एक कंटिन्यूसली वो जो कंटिन्यूस असेसमेंट कहते हैं आजकल, हाँ कि रेगुलर होमवर्क मिलता था, तो सर लोड एक साथ रात में नहीं रहता था कि एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है। मतलब एक दिन हम लोग ऐसा असाइनमेंट भी हो जाता है, अगले दिन एग्जाम भी हो गया, एक ही बात होता था। ठीक बात है, कंटिन्यूसली हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहते थे। ऐसा भी हुआ तो काफ़ी आराम से एकदम हो सकते हैं। ठीक बात है। मतलब कुछ उसमें ऐसी चीजें हैं ही बुक्स में जो आप, जो जैसे हम लोग भी वहाँ पर, जो जैसे एक तो मैथ्स बुक है और एक उसकी एक्टिविटी बुक है, तो एक्टिविटीज़ की सारी हम लोग विद्यालय में ही रखते हैं। तो ये अभिभावकों को बताया हुआ है ना, कि ये चीज़ विद्यालय में है, उसको हम वहाँ कराते हैं। तो हर मंथली जब हमारी मीटिंग होती है पीटीएम, तब वो उनको दिखा देते हैं कि ये बच्चों ने यहाँ किया है। तो एक पर अपने शायद कॉपी पुस्तक का ज़्यादा लोड है नहीं, है ना, पर ऐसा जब लगे कि तो कर सकते हैं ऐसा कि कुछ चीज़ें अपन विद्यालय में रख ही सकते हैं, है ना। तो ये जो बात आज अभी अपन किए ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप आज देखोगे, बाहर देखोगे, है ना, सबसे ज़्यादा परेशान अगर आप माता पिता को देखोगे ना, इन्हीं चीज़ों से है। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो बच्चे डांट खा रहे हैं ना, वो इसी बात के लिए डांट खा रहे हैं, है ना। मतलब कॉपी पुस्तक ठीक से नहीं रखते हो, टिफिन ठीक से नहीं रखते हो, अपनी चीज़ों को ठीक से नहीं रखते हो, ये चीज़ें पूरे टाइम जो बच्चे डांट खा रहे हैं वो इसी कारण खा रहे हैं, जबकि इसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी थी। बच्चों में ये डालने की जिम्मेदारी तो हमारी थी ना। तो इसलिए मतलब अब बड़े होके भी जो बच्चे डांट खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे से वो काम नहीं किए हम जो हमको करना था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है ना। 10 मिनट और ले लूँ मैं? अच्छा नहीं बस ये वाला अपन कर लेते हैं कि इसी क्रम में ना संबंध की पहचान की बात भी है। मतलब ये हम सबके लिए इसलिए जरूरी है, अध्यापिका जी लोग के लिए, कि अगर हम इस क्रम को बना के यहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे तो एक्चुअल में चेतना विकास मूल्य शिक्षा के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब चेतना विकास मूल्य शिक्षा की जिम्मेदारी अगर हम लिए हैं तो एक तो संबंध की पहचान और एक वस्तु का उपयोग, सदुपयोग, सुरक्षा, ये दो चीज अगर बच्चों में स्थापित हमने कर दी तो फिर आगे बाकी काम हो ही जाएगा, है ना। तो संबंध की पहचान के क्रम में सबसे पहले माँ संबंध की पहचान, वापस उसमें वही बात है कि पहले माता जी बोलना ही आएगा, मम्मी जी बोलना, उनकी कविता सब आएगा, पर संवाद के द्वारा उनके गुणों को बताना कि मम्मा जी आपके लिए क्या करती है, भाई जी बहन जी के लिए क्या करती है, दादी जी के लिए क्या करती है, परिवार के सब, आप बोलना शुरू करो, बच्चे तो फिर चालू हो जाते हैं, है ना। जो हमको नहीं पता है वो बच्चे बताते हैं, नहीं अध्यापिका जी आपको पता नहीं है, मम्मा जी तो ये भी करती है, बाबा जी तो ये भी करती है ना। अब ये जो दृष्टि खोलना है ना, ये साल भर करना है, इसमें बिल्कुल भी बीच में वो नहीं होना, नहीं तो संबंध गुणों के आधार पे ना पहचान नहीं होगी, है ना। तो बच्चे के अंदर ये चला जाए कि मेरी माँ मेरे लिए भी करती है, सबके लिए करती है ना, क्रम से जाएगा, लेकिन एक ये क्रिया चली जाए माँ की। उसी अर्थ में माता जी को जोड़ते हुए पिता संबंध को बताना, है ना, इसके लिए भी हमको साल भर लगाना है और उसके लिए संवाद हमको तैयार करने पड़ेंगे।
क्योंकि अगर हम संवाद तैयार नहीं करेंगे ना तो बच्चों से बात नहीं कर पाएंगे। फिर बस या तो खेल खिला लेंगे या ड्राइंग करा लेंगे या पढ़ा लेंगे। तो संवाद को तैयार हमको खुद को करना पड़ेगा कि बेटा जी लोग के साथ हम कैसे बात करें, क्या बात करें, है ना। और कुछ संवाद जो है ही अपने पास वो तो अपन करते ही हैं उपयोग। अब ना इसका क्रम कितना सुंदर आगे बढ़ता है कि माता पिता संबंध, भाई बहन संबंध, क्लास 1 में गुरु संबंध, है ना। इसको एक दूसरे अभिभावक को भी बोला जाता है कि हम यहाँ पर अभिभावक के गुणों की बात करते हैं। आप बच्चों को ये बताओ कि अध्यापक जी आपके लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इससे बच्चों में ना एक तालमेल भी जाता है कि माता पिता और अभिभावक और अध्यापक के बीच में एक तालमेल है ना। तो ये भी बहुत अच्छी बात उसमें जाती है। अब यहाँ पर क्लास 2 में बच्चों के ना कुटुंब को लेते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे को हो सकता है दादी जी तैयार कर रही हो, नानी जी कुछ कर रही है, पर बच्चों का ध्यान ना बहुत जा नहीं पाता है ना, कि दादी जी, नानी जी, नाना जी, नानी जी या चाचा जी, चाची जी ये भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है फिर वो कुटुंब की पहचान बच्चों के अंदर जाती है ना। तो ये हमारे ध्यान में बने रहना चाहिए कि हमको किसी भी अवसर में इन बातों को छेड़ना है ना, और बच्चों को वहाँ तक लेके जाना है। चाहे हम उसकी कहानी बताएं, चाहे हम उनसे कुछ बात पूछें, है ना, कि आपके घर में कौन कौन है ना, ऐसे करके। पर कुटुंब को हमको बच्चों के अंदर ना स्वीकृति बैठानी है इन संबंधों के प्रति। अगर बच्चों के अंदर ये स्वीकृति नहीं है ना, कि दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी का क्या रोल है, तो हम ये बता पाए कि देखो पापा जी को, है ना, दादाजी दादी जी के कारण पापा जी का इतना सब हुआ और ये सब, तो बच्चे को ये हम जोड़ पाए कि हमारे दादाजी दादी जी, नाना जी, नानी जी ये सब भी कैसे एक परिवार में एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो ये एक बहुत ये भाग है। और उनके श्रम सेवा को दिखाना, है ना, कि देखो दादी जी ने इतना श्रम किया था उस समय, या उस समय दादाजी ने ऐसा किया था तो हम ऐसा कर पाए। तो इससे क्या होगा, बच्चे अपने कुटुंबी संबंधों में बहुत शिष्टतापूर्वक रह पाएंगे। अगर ये संबंध की पहचान नहीं होगी तो एक समय के बाद खाली मिलना मिलाना होता है, लेकिन ना संबंध निर्वाह नहीं होता है। तो उसका दर्द दोनों पक्ष में रहता है। इधर चूंकि ज्ञान नहीं है तो पता नहीं चलता है, पर कभी ना कभी वो पता भी चलता है ना। तो इस बात को अपन बहुत बढ़िया से, अगर अपने को लगता है कि ये जरूरी भाग है तो खूब बढ़िया से दिया जाए। क्लास 3 में ना बच्चों को समाज से जोड़ते हैं अपन, है ना। तो ये अध्यापिका जी लोग के स्मरण में रहे कि भले हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी समय, चाहे वीक में एक बार, या कि हम उनको ये दिखा पाए कि देखो वो परिवार उत्पादन कर रहा है तो मेरे घर खाना आ रहा है ना। तो हम उस परिवार को दिखा पाए, जो घर बनाने वाले परिवार हैं उन परिवारों को दिखा पाए कि देखो बेटा जी इतने परिवार घर बनाते हैं तब हमारा घर बना है। तो बच्चे को ये दिखना चाहिए कि मानव के श्रम से हमको खाना मिला हुआ है, मानव के श्रम से हमको घर मिला हुआ है, और मानव के श्रम से हमको कपड़े मिले हुए हैं। तो कपड़े बनाने वाले परिवारों से, खाना बनाने वाले परिवारों से और घर बनाने वाले परिवारों से हम उनको दिखा पाए, है ना, चाहे विजिट करना हो, चाहे उनको मिला के लाना हो। ये फिर हमारा एक तो दृष्टि खोलने वाली बात है। तो बच्चे कभी ये नहीं बोलेंगे कि समाज ने मेरे लिए क्या किया है, क्योंकि वो ये देख पाएगा कि समाज के कारण आज मेरे पास रोटी कपड़ा मकान है ना। तो ये भाग बच्चों के अंदर डालना ही है। ये 1-2 बार नहीं, पूरे साल भर की बात है ना। तो ये बच्चों के अंदर डालना ही है। तो शुरू से कि माँ आपको भोजन करा रही है, पिता श्रम पूर्वक लेके आते हैं, है ना, और फिर कैसे धरती से हमको मिलता है तो ये यहाँ तक आता है। तो आखिरी में धरती संबंध की पहचान, कि अगर धरती में ही वो नहीं होता, है ना, उत्पादन नहीं कर पाते तो आहार आता कैसे। तो धरती तक के संबंध को बच्चों के अंदर हमको संप्रेषित करना है।
अगर हम इतना कर पाए तो चेतना विकास में सफल है। अगर हम संबंध की पहचान नहीं करा पाए, क्योंकि वही पांचवी तक की उम्र है जब बच्चे आपको सुनेंगे, है ना, तो उस समय ना आप ये चीज डाल दो, अब निर्वाह वो अपनी विवेक से करेंगे, ठीक है ना। तो इतने भाग को यदि हम डाल पाते हैं तो सही मायने में हम, मेरे को लगता है कि इस शिक्षा में अपनी भागीदारी कर पाएंगे। नहीं तो होगा क्या कि हम मेहनत भी करेंगे और अगर फल नहीं आएगा, है ना, तो हमारी अतृप्ति बनी रहेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए जो मेन काम करना है वो हमको ना यहाँ करना है, न्याय के प्रति निष्ठा पे अपने आप को जांचना है। जब जब हमको लगे कि मेरे अंदर अक्षमता है, अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है ना, तो जहाँ जहाँ अक्षमता लगे ना वहाँ वहाँ हमको बच्चों पर दोष नहीं देना है कि ये नहीं समझता है, ये नहीं सुनता है। हमको ये तुरंत अपनी तरफ उंगली जाए कि मेरे को अपनी तरफ ध्यान देना है ना, कि मैं इस बच्चे को और कैसे समझाऊं, है ना, और इसको इस बात को कैसे करूं। तो इसका एक बहुत मतलब, मैं हर बार ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं इस चीज़ में हमेशा वहाँ चली जाती हूँ कि अगर इसकी जगह मेरा बच्चा होता तो मैं क्या करती। हर बार कोई भी निर्णय लेने के बाद, है ना, तो मैं कुछ सोचती ना, छोड़ तो नहीं देती मैं। तो हमको ना छोड़ना नहीं है किसी को भी, है ना। अगर माँ को लगता है कि वो रोटी नहीं खा रहा है तो वो सोचती है कि इसको पीस के खिला दूँ, इसको चूरमा बना के खिला दूँ, इसको खीर बना के खिला दूँ, है ना। तो निश्चित ही मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन संबंध का निर्वाह तो उस लेवल पर जाकर ही हम कर पाएंगे। औपचारिकता नहीं है व्यवहार में, है ना। तो हर बार ना इस बात को रख लेना कि यहाँ अगर मैं अपने बच्चे के साथ जीती तो कैसा जीती। तो हम अपने बच्चे को कभी भी किसी भी हाल में छोड़ते नहीं है, चाहे वो कितना ही उद्दंड करने वाला हो, हम उसके साथ निभाते ही हैं। तो अगर इस मातृत्व के साथ अपन 5वीं तक की शिक्षा देते हैं, क्योंकि बाबा जी ने 5वीं तक की शिक्षा की जिम्मेदारी ही माँ को दी है ना, सभी बहनों को दी है, तो मेरे को लगता है कि हम लोग सफल हो जाएंगे, है ना। और ये जो बोल रहे हैं कि अपने पराये की दीवार खत्म हो जाएगी, तो ये हमारी उपलब्धि है ना। हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने बच्चों जैसा कर पाऊंगी तो अपने पराये की दीवार खत्म हो जाएगी, है ना, और एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो बच्चों को हम जितना देंगे उससे कहीं बड़ी उपलब्धि हमारी स्वयं के पास आएगी, ठीक है, एकदम। तो मेरे को तो लगता है कि इतनी बात आज रख देते हैं, है ना, खत्म करते हैं। इसमें अगर आप लोग को कुछ सोनालिका भाभी जी कुछ पूछ रहे थे उस समय, है ना, चयन की बात कर रहे थे आप, है ना, कि जब भी हम विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे, है ना, एकदम 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 मतलब उसमें ना वही कि मेरे को तो लगता है कि आज व्यवहार रूप में सर्वसहमति ही एक वो हो सकता है ना, कि व्यवहार की सहमति अगर सब में बैठती है, क्योंकि जो भी निर्णय होगा वो सर्वसहमति से होगा, है ना। और विद्यार्थियों के लिए तो हम भी जैसे वहाँ कर रहे हैं कि अगर अभिभावक हमारे से नहीं जुड़ते हैं, है ना, तो ये हम तो अभिभावक को बोल देते हैं, फिर अब तो बोलने लग गए हैं कि भाई आप लोग जब तक नहीं समझोगे तब तक बच्चों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। तो इस आधार पर अभिभावकों को जोड़ के रखना। अगर वो हमारे भरोसे अपने बच्चों को छोड़ दिए हैं तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी की शिक्षा व्यवस्था वही है, माता पिता बोलते हैं हम पैसा देंगे बाकी सब आप करो। तो पैसे से बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा सकती, है ना, आपको आना ही पड़ेगा, जुड़ना ही पड़ेगा। तो मेरे को लगता है अभिभावकों के साथ काम करना ना बहुत मस्त है। अगर अभिभावक विद्यालय में अभिभावक नहीं जुड़ेंगे ना, तो आप लोग कितनी भी मेहनत करोगे वो घर जाकर ना विलय हो जाएगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल उसका वो फल नहीं आएगा,
है ना। लेकिन हम जिस संक्रमण की बात कर रहे हैं, संक्रमण नहीं होगा, बेहतर हो जाएगा थोड़ा उनका, है ना। और वो कभी भी ह्रास की ओर जा ही सकता है, रिवर्स गियर लग सकता है ना। तो हमको तो संक्रमण करना है ना। तो दीनता, हीनता, क्रूरता का संक्रमण तभी होगा जब हम इसको स्थापित कर देंगे। और अगर हम ये नहीं कर पाए तो दीनता, हीनता, क्रूरता आ ही जाएगी। उसको लाने के लिए उनको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो एक संक्रमण अगर हमको करना है तो हमको बहुत मेहनत तो करना होगा, है ना। बढ़िया, ठीक है। ये आपने दीदी जो ध्यान दिलाया, धीरता वाला पक्ष, न्याय के प्रति निष्ठा, इसमें जैसे कि हम बच्चे कोई भी क्लास में एक्टिविटीज़ करते हैं और हम उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर कहीं आवेशित हो रहे हैं या तो हमें ये समझना चाहिए कि हम न्याय के साथ है कि नहीं है, बार बार अपने आप में जांचना। तो मैं यहाँ थोड़ा ये समझना चाह रहा था, जैसे एक क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, सब अपनी अपनी प्रवृत्ति के साथ हैं। किसी को ग्रीन कलर पसंद है, किसी को बैठ के पढ़ना पसंद है, कोई 4 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं तो 3 उछल उछल के खेल भी रहे हैं। और टीचर को अपना उस समय कोई एक ध्यान भी दिलाना है बच्चों का या पढ़ाना है, तो जो बच्चों की प्रवृत्ति है अलग अलग, किसी का घूम घूम के खेलना, किसी का बैठ के पढ़ना, किसी को लिखने का शौक, किसी को कलर देखने का शौक, किसी को बाहर की तरफ, तो उस समय टीचर बैलेंस कैसे बनाए क्लास में? नहीं भैया, ये तो ना संवाद से हो जाता है कि देखो विद्यालय में हम सब के क्यों आए हैं, पढ़ने आए हैं ना। मतलब कुछ समय हम पढ़ेंगे, कुछ समय हम खेलेंगे, ये संवाद से हो जाता है। वैसे अगर आप बच्चों के साथ संवाद करेंगे ना कि हम कुछ देर बैठ के पढ़ेंगे, फिर कुछ देर आप लोग अपन मिल के तय करेंगे कि आज हम कौन सा खेल खेलें, या किस बच्चे, सभी बच्चों से पूछ लेंगे कि आप लोग को क्या क्या करना है। अच्छा तो चलो आज हम ये करते हैं, सबकी सहमति है, ठीक है, तो चलो पहले खेल लेते हैं या फिर पहले पढ़ लेते हैं फिर खेलेंगे। तो आपको व्यवस्था तो बच्चों को दिखानी ही पड़ेगी, है ना, कि हर कोई कुछ बोलेगा तो वो हम कैसे पूरा करेंगे। इसको आप दिखा सकते हो उनको कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूं कि आपकी करूं, कि आपकी करूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। बच्चे खुद ही बोलेंगे नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना हम तय कर लें कि आज हमको क्या करना है और अभी क्या करना है। तो बच्चों के साथ मिल के आप तय करोगे ना तो वो आपको सहयोग करेंगे, है ना। बच्चों की सहमति लेके हम ना बच्चों को बहुत अच्छे से चीजों के लिए व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके लिए संवाद की जरूरत है। ठीक है सोनालिका भाभी जी, सुचित्रा बहन जी, कुछ जोड़ना है तो। नहीं नहीं, मेरी दीदी के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, हाँ बोलिए। तो सभी पेरेंट्स जैसे शिविर नहीं किए होते हैं या है ना जुड़े नहीं होते हैं, तो उनके बच्चे जैसे हम लोग माँ संबंध के ऊपर या पोषण के ऊपर संवाद करते हैं, तो भोजन के ऊपर भी चर्चा होते हैं, तो वो लोग खुश होकर जैसे मेरे पापा जी शराब पीते हैं या मम्मी जी कुकरा, जो जो भी छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, अंडा मांस मछली का ऐसा, तो उसके ऊपर बाबा जी ने कैसे संवाद करने के लिए बोले बच्चों के लिए? हाँ मतलब ये ना, ये तो पूर्व तैयारी करनी होगी हमको अभिभावकों के साथ, है ना, कि भाई हमारे मतलब कि भाई मतलब आहार क्या। तो इसीलिए जब भी बच्चों का एडमिशन हो उसके पहले अभिभावकों का शिविर होना बहुत जरूरी है इस मामले में, क्योंकि उन तक हम सूचना ही नहीं देंगे ना तो वो तो बेचारे जो खा रहे हैं वो देंगे, उनको तो पता ही नहीं है ये चीज़, और बच्चा जो खा रहा है वो करेगा। तो अगर एक बार हम ध्यान दिला देंगे ना पहले अभिभावकों को, तो एक तो ये होगा कि कम से कम विद्यालय परिसर में, है ना, उनको ये पता रहेगा कि ऐसा, फिर उनका ध्यान चला जाएगा कि हाँ भाई यहाँ। तो इसके लिए तो अभिभावकों के साथ काम करना होगा हमको, क्योंकि बच्चे को आप कैसे इस बात के लिए वो कर पाओगे, है ना, क्योंकि वो तो घर में देख रहा है वो चीज़। तो थोड़ा सा अभिभावकों के साथ कुछ चीज़ों में यहाँ बोलते ना निषेध होता है कुछ, कि भाई यहाँ पर अभी अपन मतलब मानव के लिए शाकाहार, और शाकाहार जब भी आप टिफिन दोगे या कुछ भी तो वो बात, और अभिभावकों के साथ आपको बात करनी होगी, क्योंकि बच्चा तो घर की भाषा बोल रहा है ना, बच्चा तो घर से भाषा लेके आया है।
अपन उसको बोलेंगे तो वो तो बोलेगा, घर में तो मतलब, तो बच्चे को अभी हम, मेरे को लगता है इसमें माता पिता के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे की गलती है नहीं ना, बच्चा तो जो कर रहा है देख रहा है, वो बोल रहा है। नहीं तो उस समय कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है ना, तो एकदम से कुछ अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होएगा ही, ये हो ही सकता है क्योंकि चारों तरफ चल रहा है ना वो। इसके लिए हमको ना अभिभावकों के साथ काम करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, कम से कम अभिभावक अपने बच्चों से संवाद करेंगे या अपने आहार को वो करेंगे। तो इस मामले में ना बच्चों से बात करने में आप कुछ भी बोलोगे तो आप बच्चे को अभी तर्क से समझा नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो दिख रहा है ना उसको। वही 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 नहीं, वही इसमें ना क्या होता है ना, हम बच्चों के सामने ना बच्चों के माता पिता के विपरीत नहीं बोल सकते, है ना, वो सही मैसेज भी नहीं जाएगा। उससे अच्छा है कि हम माता पिता के साथ बात करें, है ना, और उनको इस बात का वो कराए। ऐसे होता है कि हम पेरेंट्स के साथ तो कभी ऐसे बोल नहीं पाते हैं, पर जब मैं ऐसे देखी PP1 क्लास जब मैं ले रही थी तो बच्चों को हर रोज़ एक संवाद का जो सेशन होता है उसमें आहार को लेके हमेशा संवाद करती थी। तो बच्चे लोग अध्यापिका जी आज मैं अंडा लाया हूँ ऐसे तो पहले बच्चे लाते थे, फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ कि वो संवाद करते करते बच्चे अंडा लाने छोड़ दिए, ठीक है वो छोड़ दिए। फिर धीरे धीरे जब बात करते रहे तो बेटा जी लोग अंडा खाना छोड़ दिए, और फिर मम्मी पापा को बोलते थे कि मम्मी पापा मेरी अध्यापिका जी बोलते हैं कि अंडा नहीं खाना है तो मैं आज से अंडा नहीं खाऊंगा। तो 2-3 बच्चे ना ऐसे ही अंडा खाना छोड़ दिए। तो पेरेंट्स लोग से ऐसे भी होता है। नहीं ठीक है, ये देखो ऐसा हो ही सकता है, पर क्या होगा ना कि कब अभिभावक इसके विरोध में आ जाएंगे पता नहीं है। तो अभिभावकों को सहमति में लेना, पर ठीक बात है ये भी, नहीं बच्चों में तो चला ही जाएगा। मतलब आप अगर बच्चों को समझाने जाओगे ना तो बच्चों में तो ये चला ही जाएगा कि हमको क्या आहार करना है, पर वो बात जब बच्चे घर में जाके बोलेंगे ना उसको बड़बोलापन बोला जाएगा कि ये हमारे ऊपर कैसे उंगली उठा रहे हैं। तो यही चीजें ना हुई थी बिजनौर में, है ना। बच्चे जाके माता पिता को सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट पीना एकदम गलत बात है ना। तो जब ऐसा बहुत होने लग गया तो वहाँ भी एक बात, तो अब अपने को क्या संभलना है कि अभिभावकों को अपने उसमें लेना है, क्योंकि बच्चे तो मासूम है, उनको तो पता ही नहीं है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि हम तो आगे जब क्लास 2, 3, 4 में ना चेतना विकास मूल्य शिक्षा में, तो उस पाठ को पढ़ाते समय में 3, 4, 5 में आप इस चीज को हम बच्चों में डाल सकते हैं। पर एकदम छोटे बच्चों के लिए माता पिता के साथ बात करना, है ना। और कुछ चीज़ों में तो देखो ये हो ही सकता है कि भाई अपन विद्यालय में शाकाहारी टिफिन में आएगा, और बाकी समझ के लिए शिविर कराना ही पड़ेगा या बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में जिस तरह का वातावरण है ना, कहीं तो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कठोरता को कहीं तो रखना ही पड़ेगा ना। अब वो समझेंगे कब होएगा नहीं। तो भाई विद्यालय अगर इस विद्यालय में अगर पढ़ाना है तो ये बात को तो करना पड़ेगा, तो कहीं तो कठोरता रखना होगा हमको, है ना। वहाँ पर हम समझने तक का वेट नहीं कर सकेंगे। तो ये जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं कि भाई हम विद्यालय में नहीं रखेंगे, या तो आप इस प्रवृत्ति में काम करो, ठीक है ना। ठीक है, बढ़िया। हाँ। आंटी जी एक छोटा सवाल पूछना था जी भैया। कक्षा में अध्यापक का ध्यान अच्छे से चला जाए तो उसमें बच्चों की कोई अपर लिमिट होनी चाहिए कि इतने ही बच्चे होनी चाहिए कक्षा में, ताकि हम मतलब कि ज़्यादा हो जाए तो फिर नया सेक्शन बनाए। मतलब 2 अध्यापिका जी के साथ 20 बच्चों की बात है, 20 बच्चे होने से चला जाएगा। हर एक अध्यापिका जी के पास 10 बच्चे रहे तो हर क्लास में 2 अध्यापिका जी रहे और 20 बच्चे रहे तो क्लास बहुत अच्छे से हैंडल होती है। तो आंटी जी वो दोनों जो शिक्षक रहेंगे एक ही साथ रहेंगे कक्षा में? हाँ एक साथ रहेंगे, एक पढ़ाएगा और एक उसमें रहेगा मॉनिटरी में। अच्छा, है ना। कभी किसी बच्चे के पास बैठना है,
कभी कोई लिख नहीं पा रहा है, कभी कोई पढ़ नहीं पा रहा है, तो उनको हेल्प करने के लिए पढ़ाएंगे तो एक साथ में रहेंगे। और ये कितनी कक्षा तक रहेंगे दोनों शिक्षक? मतलब प्राथमिक स्कूल की बात है ये, 5वीं तक, है ना। फिर उसके बाद तो बच्चों को नियंत्रण या सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती है। पर 5वीं तक के बच्चों को कोई लिखने में स्लो है ना, कोई अपनी चीज, कोई चंचल है, तो उस समय उनके साथ बैठ जाओ जाके, तो क्लास व्यवस्थित हो जाती है। तो 5वीं तक चाहिए 2 अध्यापक, है ना। और वो 20 बच्चों वाला अनुपात हर कक्षा पे लागू होगा 12वीं तक? हाँ, नहीं मतलब वो शिक्षा नीति में लिखा है, आगे का मैं उतना ध्यान नहीं है, 20 का ही है, आगे 5वीं तक का तो मेरे को पता है 30 हो सकते हैं। हाँ 20 हो, हाँ मतलब आप एक बच्चे पर जितना आप ध्यान दे पाओगे ना, आप बच्चे को उतना अच्छा तैयार कर पाओगे। और बड़ी क्लास में ज़्यादा है बच्चे, और प्राथमिक स्कूल में 3 घंटा अगर पढ़ाना है तो 3 घंटा बच्चों को खेलने देना है ना। शिक्षा नीति में है 3 घंटा खेलने देना है। हम कहाँ दे पाते हैं? तो पहला तो न्याय यही छूट गया हमारा, हम कहाँ दे पा रहे हैं। हमको भी पीड़ा इस बात की, क्योंकि उसके लिए 6 घंटे हमको विद्यालय में रहना पड़ेगा और हम 6 घंटे रह नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों के साथ न्याय तो वहीं भी छूट जा रहा है। नहीं, 3 घंटे में हमको सबको पढ़ाना है, तो देखा जाए तो हम न्याय तो नहीं कर रहे हैं अभी भी, है ना। अब 3 घंटे हम रहेंगे, 3 घंटे में हमको चारों सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो हम उनको बेचारे को खेलने कहाँ दे रहे हैं? सांस ही नहीं ले पा रहे हैं बच्चे, है ना। तो 1 पीरियड खिलाना है, फिर पढ़ाना है, फिर पढ़ाना है, फिर वो नहीं कर पा रहे हैं। वो तो अभी हमारे में भी कमी है, ठीक है ना दीदी। इसमें जैसे हमने बात करी एक चैनल से संबोधन, है ना, सहयोग, आज्ञा पालन, अनुशासन और स्व-अनुशासन। इसमें एक कक्षा में मान लो हमने 20 बच्चों का रेशो लिया है, तो जो एक सक्सेस रेट है, मतलब कि हम कोई बच्चे में कोई क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं, गुण डाल रहे हैं, तो 20 बच्चे हैं, तो क्या इस पद्धति से 20 के 20 एवरेज उसी अकॉर्डिंग लेंगे उस चीज को, या फिर जैसे कि हम कई बार देखते हैं क्लास में 4-5 बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, फिर 5-7 मिडल रहते हैं, कुछ लेते ही नहीं है, ऐसा रेशो इसमें भी आता है क्या? तो ना इसमें देखो, जहाँ तक हो सकता है ना हम लोग संतुलन करने की कोशिश करते हैं। कैसे कि कोई लोग ना बहुत जल्दी लिख लेते हैं, कोई बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं ना, और फिर उनके अंदर वो आ जाता है कि अब क्या अध्यापिका जी, जल्दी बोलो ना अध्यापिका जी, ठीक है। तो उस समय हम उनका ध्यान दिलाते हैं कि देखो आपके भाई जी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो और बहुत फास्ट को हम वो करते हैं, लेकिन जो थोड़े में थोड़ा सा आ जाता है ना कि भाई हो गया मेरा, जल्दी बोलो, है ना, हो गया, तो उस समय उनको ये ध्यान दिलाते हैं कि बेटा जी भाई जी नहीं लिखे हैं ना, तो थोड़ा हम रुक जाते हैं, ठीक है। और जो स्लो लिखता है उसको बोलते हैं कि बेटा जी थोड़ी सी हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। तो जो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से चलते हैं उनको थोड़ा सामान्य करते हैं, क्योंकि ना इससे वो उनके अंदर ना ये आ जाता है कि मैं जल्दी समझ गया, मैं जल्दी कर लिया, तो उसके लेवल में उसको भी लेके आते हैं, है ना। लेकिन 5वीं तक ना व्यवहारिक शिक्षा है ना। मैं इसी में समझना चाह रहा था, जो व्यवहार बच्चों में आता है ना, वो भी इक्वल आता है या फिर किसी में आगे पीछे भी रहता है? जैसे कि कक्षा में हम थ्योरेटिकल पार्ट में तो देखते हैं आगे पीछे हो जाता है, बट जब हम व्यवहार सिखाते हैं बच्चे को, आगे पीछे आते हैं ना भैया, तो संस्कारों उसमें की बात है। हाँ, मतलब 5 बच्चे कुछ ज्यादा ही उस चीज को बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कम कर पा रहे हैं, ऐसा रहता है? आगे पीछे होता है। तो और उसमें उसमें ये भी होता है कि अभिभावक कितना काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर अभिभावक काम कर रहे हैं ना, तो बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सभी में, ओके, है ना। और अगर अभिभावक काम नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा आगे पीछे रहता है, लेकिन आता है पर आगे पीछे रहता है। अभिभावक हमारे शुरू के 5 साल अभिभावक और अध्यापक दोनों मिलके काम किए, हर बच्चा हमारा आज हमको लगता है कि हाँ उन्हीं के दम पे हम लोग आगे चल रहे हैं। ओके, तो दोनों मिलके काम करते हैं तो बच्चों में आती है चीज, और नहीं तो कम ज्यादा तो है वैसे भी, है ना। ये तो भैया देखो, संस्कार, वातावरण और अध्ययन, है ना, तो उनके अपने संस्कार भी मायने तो रखेंगे ही ना, है ना, तो उतना तो रहेगा। जी दीदी, थैंक यू। ठीक है, चलिए नमस्ते। नहीं नहीं जी नहीं, पर सुचित्रा बहन जी, मतलब
हाँ रहने दो। हाँ ठीक है, दीदी का क्लास बहुत अच्छा रहा। सभी जितने भी शिक्षक हैं, पुराने भी नए भी, सभी हम लोगों ने सुना। दीदी ने बहुत बारीकी से ध्यान दिलाया है और धीरता वाली जो बात है बिल्कुल दीदी में दिखता है धीरता। तो दीदी बहुत पेशेंस के साथ विद्यालय में थी। हम सब विद्यालय जब स्टार्ट किए थे 2011 में, तो दीदी के ही यहाँ हमने स्टार्ट किया था। दीदी का ही वो सेटअप था VIP रोड पे, जहाँ पे दीदी ने परमिशन दिया था कि यहाँ पर बाबा जी बोले कि ये विद्यालय के लिए जगह है, तो वहाँ पे हम दीदी को ही केंद्र में रखे थे। और हम सब सारे जितने भी टीचर्स है सब दीदी ही हमको बैलेंस भी करती थी, सब बहनों को संभालती थी, कुछ ऊपर नीचे होता था। तो एक केंद्र में दीदी बनी हुई थी जो हमको एकदम तालमेल पूर्वक चलने के लिए बहुत बिल्कुल सपोर्ट करती थी दीदी। तो दीदी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा वहाँ पे। और अभी जो दीदी ने ध्यान दिलाया है, बहुत अच्छी चीज़ों में ध्यान दिलाया, सभी को ध्यान गया होगा कि टीचर का हर बच्चों के लिए ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। जो दीदी बोल रही थी कि अगर हम बच्चों को ऑब्जर्वेशन ही नहीं करेंगे तो हम प्रवृत्तियों में काम कैसे करेंगे। तो हमारा हर बच्चों को बारीकी से देखना, ऑब्जर्व करना कि कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इतने बारीकियों में हमारा ध्यान जाना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या हम रैंडम एक्शन ले लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो बच्चा ऐसा कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा दीदी ने ध्यान दिलाया। और ये धीरता वाली बात थी, ये धीरता हमारे अंदर होने की आवश्यकता है ना। बच्चा सीख ही जाएगा, उस पर हड़बड़ी नहीं होना चाहिए कि आज ही क्यों नहीं सीख रहा है। जो दीदी ने ध्यान दिलाया ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और आगे दीदी ने इसमें ध्यान दिलाया सहयोग, आज्ञा पालन, अनुशासन। तो सहयोग वाली बात से पहले संबोधन वाली बात दीदी ने कही, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हमको बच्चा जब भी देखे हम सही संबोधन करते हुए मिले। संबोधन का मतलब उसमें भाव भी हो, है ना। तो हम किस भाव के साथ संबोधन करते हैं, वो बच्चा उस भाव को भी देखता है, उससे सीखता है कि किस तरह संबोधन करना है। तो ये सारा कुछ अपने ऊपर ही काम करने की बात है। हमारा संबोधन पूरा भाव सहित होता है तो बच्चों में वो चीज़ ट्रांसफर होता ही है। कुल मिला के हम टीचर को ही वैसे ही संबोधन करने आना चाहिए, है ना। और रही बात जो भैया बोल रहे थे कि इक्वली जाता कि नहीं जाता, तो जो संबोधन अगर हम सिखाते हैं क्लास में तो सब बच्चे एक साथ ही संबोधन कैच करते हैं, सब करते हैं। और रही बात प्रवृत्तियों की, वो अलग अलग प्रवृत्ति सब बच्चों में होती है, वो ऊपर नीचे होती है। बट हम जो सिखाते हैं कि जी बोल के बोलना, सभी लोग जी लगा के बोलते, इक्वल ही जाता है एकदम, है ना। उसके बाद ये आगे सहयोग वाली बात है। सहयोग वाली बात में दीदी ने ध्यान दिलाया कि उपकारों की ओर ध्यान दिलाओ, है ना। तो हमको हर किसी की अच्छी बात को ध्यान दिलाना है। हम कैसे किसी की अच्छी बात की ओर ध्यान दिला दें, तब जाके बच्चों को उसको सहयोग करने के मन बनता है। सहयोग करने बोलेंगे तो एक तो मन नहीं बनेगा, कल वो मुझे मारा था ये दिखेगा तो कैसे सहयोग करेगा, वो पेंसिल देगा ही नहीं उसको। तो वो सहयोग तभी जब कर पाता है बच्चा, जब हम हर किसी की अच्छी बात को शेयर करते हैं क्लास में, है ना। ये अधिक से अधिक करेंगे तो बच्चों में सहयोग की बात जाएगी। और आज्ञा पालन, सही का आज्ञा पालन होता है। तो दीदी ने इसको ध्यान दिलाया, सही का आज्ञा पालन। ऐसे नहीं कि जाओ मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ और बच्चा नहीं ला रहा है, देखो मेरा आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, ये वाली बात नहीं। सही जो सबके लिए सही हो वो आज्ञा पालन में आता है। तो सही का आज्ञा पालन हो, इसलिए आज्ञा पालन, फिर अनुशासन, फिर वो उसके अनुरूप चलने के लिए उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। सही का अनुशासन, है ना, उसके अनुरूप, किसके सही के अनुरूप, उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेता है बच्चा, तो अनुशासन में आ जाता है। फिर वो अपना वैसी करने लगता है तो स्व अनुशासन में आ जाता है। तो इतने अच्छे से दीदी ने क्रमिक रूप से बहुत अच्छा दिया। तो बढ़िया, दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बस मेरे से पहले टीचर रही हुई है और इनके कारण अभिभावक विद्यालय खड़ा हुआ है, वो तो ठीक है, बड़प्पन है। मैं तो उस दिन कल मनोज भैया को बता रही थी कि मेरी सब बहनें इतना काम किए, मैं तो इन लोगों के गुणगान कर कर के प्रख्यात हो गई हूँ। बहुत बढ़िया, है ना। ये आप लोग को जिसको भी चाहिए, जिनको अपने पास चाहिए वो अपने पास रख ले, है ना। मैं छपवाई थी आज ज़्यादा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा हो वो यहाँ, ठीक है। डायपर जा रहे हो, ठीक है। मैं तो यहीं रुकी हुई हूँ अभी। चले ठीक।